हेलो फ्रेंड्स। तो इस सेशन के अंदर बेसिकली हम दो इम्पोर्टेंट टेक्निक्स है उनको डिस्कस करने वाले हैं। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड बेसिक्स ऑफ दीज टेक्निक्स। बोथ आर ऑप्टिकल टेक्निक्स। इनका लाइट से कोई ना कोई लेना है। बेसिकली दो दो टेक्निक हम डिस्कस करने वाले हैं। दीज आर इंक्लूड वन इज फ्लो साइटोमीटर। फ्लो साइटोमीटर और फ्लो साइटोमीटर के ऊपर ही बेस्ड फ्लोरोसेंस एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग। और इस सेशन में उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एक दूसरी ऑप्टिकल टेक्निक रेफर टू एज एसपीआर, दैट इज सरफेस प्लाज्मोन रेजोनेंस। ओके, surface plasmon resonance technique. Basically we will going to discuss in a very short that this is a technique utilized for investigation of biomolecular or any kind of molecular interaction with a very high sensitivity. तो इन टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही सिंपल सी टेक्निक जिसका नाम है फ्लो साइटोमीटर। ओके, और फ्लो साइटोमीटर के साथ ही हम आगे डिस्कस करेंगे फैक्ट्स। फ्लो साइटोमीटर जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें बेसिकली साइटोमीटर से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सेल की काउंटिंग होगी। ओके, तो सेल को किसी एक फ्लो सेल असेंबली से फ्लो कराया जाएगा। इस तरीके से सेल्स हैं, दे विल फ्लो एक लाइन के अंदर, एक फाइल के फॉर्म में, एक पाइप के थ्रू इन सेल्स को गुजारा जाएगा। एंड देयर वुड बी सम ऑप्टिकल सिस्टम। जब कभी भी सेल डिटेक्टर वाले पॉइंट से पास होगा उस दौरान सेल को काउंट किया जाएगा। सो सबसे बेसिक जो एप्लीकेशन है फ्लो साइटोमीटर का, डियर फ्रेंड्स, दैट इज अ सेल काउंटिंग। पर ये सिर्फ सेल काउंटिंग ही नहीं, हम देखेंगे इससे हम सेल सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। और उसके लिए हमें एक तो प्रिंसिपल पढ़ना पड़ेगा, दैट इज रेफर टू एज फैक्ट्स, दैट इज फ्लोरोसेंस एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग। की फ्लोरोसेंस की मदद कर को लेकर जो विभिन्न प्रकार के जो डिफरेंट तरीके के सेल्स हैं उनको हम अलग अलग टेस्ट ट्यूब में या अलग अलग वायल्स में कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, कितने डिफरेंट सेल्स हैं, उनकी काउंटिंग भी हम किस तरीके से कर सकते हैं। उसके अलावा इस टेक्निक का इस्तेमाल, फ्लो साइटोमीटर का इस्तेमाल हम सेल साइकिल की जो डिफरेंट स्टेजेस है उनको पता करने के लिए, यानी टोटल 100 सेल में से कितने सेल्स G1 स्टेज में हैं या कितने सेल S फेज में हैं या कितने सेल G2 या M फेज के अंदर है, इसको भी हम फ्लो साइटोमीटर से पता कर सकते हैं। तो इट कुड आल्सो बी यूटिलाइज्ड टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ सेल्स इन द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल, यू कैन से सेल साइकिल। इस टेक्निक से हम ये भी पता कर सकते हैं कि जो सेल है एक प्रॉपर स्टिमुलस देने के बाद डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो वी कैन इवन एबल टू डिस्टिंग्विश द डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग सेल। सेल डिवीजन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इस टेक्निक का इस्तेमाल कर जो नॉर्मल सेल्स हैं, सेल्स जो सेनिसेंट स्टेज में गए हैं या जो सेल एपोप्टोसिस में जा रहे हैं, डियर फ्रेंड्स, उनको भी हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ओके, और फ्लो साइटोमीटर टेक्निक से ही हम थोड़ा बहुत मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस को स्टडी भी कर सकते हैं। बेसिकली मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन से हमारा मतलब है कि रिसेप्टर और लिगेंड इंटरेक्शन को स्टडी कर सकते हैं और हम ये भी पता कर सकते हैं कि रिसेप्टर्स की एफिनिटी किस पर्टिकुलर लिगेंड के लिए बहुत ज़्यादा है। सो ये सब हम कह सकते हैं एप्लीकेशंस हैं फ्लो साइटोमीटर के। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये सेल की काउंटिंग करता है, पर सेल की काउंटिंग के साथ साथ ये सेल की छंटनी सॉर्टिंग भी करता है। जो डिफरेंट सेल साइकिल स्टेजेस के सेल्स हैं उनको भी ये काउंट कर सकता है। सेल डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है वो पता किया जा सकता है। सेनिसेंट सेल, एपोप्टिक स्टेज के सेल, नॉर्मल सेल, इनकी भी छटनी कराई जा सकती है और मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस हम स्टडी कर सकते हैं। तो ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लें कि कहाँ कहाँ पर फ्लो साइटोमीटर काम आ सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। चलो, तो किसी भी फ्लो साइटोमीटर के अंदर सबसे पहली जो असेंबली होती है उसे कहा जाता है फ्लो सेल। दिस इज फ्लो सेल, जिसके अंदर वह सेल सस्पेंशन होता है जिसको काउंट करना है या जिन सेल्स को हमें सॉर्ट करना है या डिफरेंट स्टेजेस के बारे में पता करना है। फ्लो सेल्स में दिस यू आर हैविंग अ
दिस इज यू कैन से यू पुट अ सैंपल ओवर हियर, ये पूरा पूरा सैंपल है। फिर फ्लो सेल के बाद फ्लो सेल से ये जो सेल आगे फ्लो सेल असेंबली में मूव करते हैं, दैट मूव्स इन अ सिंगल फाइल। सिंगल फाइल का मतलब यहां पर एट अ टाइम एक ही सेल आगे मूव कर सकता है, दो सेल एक साथ आगे मूव नहीं करते। सो देयर इज अ फ्लो सेल जहां पर सेल सस्पेंशन का इनपुट लिया जाता है, उसको आगे धक्का मारने का काम, आगे की तरफ प्रोपेल कराने का काम बेसिकली कराता है शीथिंग फ्लूइड। तो शीथ फ्लूइड या शीथिंग फ्लूइड का काम क्या है कि सेल्स को आगे की तरफ प्रोपेल कराना। यहां से कहीं से सेल को इनपुट लिया जा रहा है, इस जगह से दैट सक्शन प्रेशर के थ्रू सेल्स को अंदर की तरफ इनपुट लिया जा रहा है। तो इन जो इनलेट है, इनलेट से सेल सस्पेंशन को अंदर लिया जा रहा है, सेल सस्पेंशन फ्लो सेल में पहुंच रहा है, फ्लो सेल में से और आगे प्रोपेल करने का काम शीथिंग फ्लूइड कर रहा है। आगे जो फ्लो सेल की असेंबली है उसका पाइप का डायमीटर रेगुलेट किया जा सकता है ताकि एट अ टाइम उसमें से एक ही सेल मूव कर सके। ठीक है, तो देयर इज अ फ्लो सेल। अब जो सेल यहां पर एक लाइन के अंदर एक सिंगल फाइल के अंदर आगे मूव कर रहे हैं, आगे चलकर देयर इज सम डिटेक्टर सिस्टम। डिटेक्टर सिस्टम में ऑप्टिक्स आ गई, जैसे कोई ना कोई लेजर लाइट हो सकती है, तो इस तरीके से कंटिन्यूअसली लेजर लाइट यहां से पास हो रही है। कुछ इस तरीके से मान लें कि कोई एक मान लें ये हमारा क्लासरूम है, क्लासरूम में स्टूडेंट्स एक एक कर एंटर होते जा रहे हैं, एक एक करके एंटर होते जा रहे हैं और हमें काउंट करना है कि क्लास में कितने स्टूडेंट्स आए हैं। हमने क्या किया, डोर के ऊपर एक ऑप्टिक सिस्टम लगा दिया और नीचे एक डिटेक्टर सिस्टम लगा दिया। ठीक है, एक यहाँ से कंटिन्यूसली लाइट डाल रहे हैं और यहाँ पर हमारे पास एक कोई डिटेक्टर सिस्टम है। और रूल ये बना रखा है कि जिस पैसे से स्टूडेंट क्लास के अंदर एंटर हो रहे हैं वह एट अ टाइम एक ही स्टूडेंट एंटर हो सकता है, दो एक साथ एंटर नहीं हो सकते। तो कंटिन्यूअस लेजर लाइट है, डिटेक्टर रिसीव कर रहा होगा, जब तक कोई स्टूडेंट नहीं है कोई सिग्नल जनरेट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही कोई स्टूडेंट यहां से अपियर होगा, एक बार की लाइट इंटरमिट डिस्टर्ब होगी या डिफ्रैक्ट होगी, डिफ्रैक्ट होते ही सिग्नल आ जाएगा और सिग्नल आते ही काउंट हो जाएगा स्टूडेंट का वन। स्टूडेंट वन यहां से निकल गया, फिर सेकंड स्टूडेंट जैसे आएगा यहाँ पर वापस लाइट अफेक्टेड होगी, फिर थर्ड स्टूडेंट यहाँ पर आएगा, लाइट वापस किस किस तरीके से सिग्नल जनरेट होगा, या लाइफ जो कंटिन्यूअस जितना डिटेक्टर को लाइट मिल रही थी उतनी कंटिन्यूसली डिटेक्टर को लाइट नहीं मिलेगी। इस तरीके से काउंटिंग की जा सकती है। सो व्हाट वी आर सेइंग इज दैट देयर इज अ फ्लो सेल एंड देयर इज सम काइंड ऑफ मेजरिंग सिस्टम। मेजरिंग सिस्टम के लिए हमारे पास कुछ डिटेक्टर है। तो डिटेक्टर क्या करता है, जो फॉरवर्ड और साइड स्कैटर्ड लाइट है फ्रॉम द सेल उसको भी डिटेक्ट करता है, और एक पर्टिकुलर तरीके का स्पेसिफिक सेल जब कभी भी आएगा तो उस दौरान वो हो सकता है फ्लोरोसेंट डाई से टैग्ड हो, उस दौरान फ्लोरोसेंट सिग्नल जनरेट हुआ और फ्लोरोसेंट सिग्नल जनरेट होने पर उस पर्टिकुलर सेल को अलग से काउंट किया जा सकता है। सो टोटल सेल इस डायग्राम के अंदर टोटल येलो कलर के, येलो प्लस ब्लू कलर के सेल्स कितने उनको काउंट किया जाता है, और स्पेसिफिकली ब्लू कलर के सेल्स है उनको काउंट किया जा सकता है बिकॉज दे विल आल्सो एमिट अ फ्लोरोसेंट सिग्नल। यानी इसको थोड़ा और इस तरीके से समझ सकते हैं कि उसी क्लास के अंदर जो स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं उनमें से हमें कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स, लेट्स से द स्टूडेंट्स हु आर कमिंग फ्रॉम दिल्ली रीजन, दिल्ली से कितने स्टूडेंट्स हैं उनको अलग से हमें मॉनिटर करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, जो क्लास में स्टूडेंट्स एंटर कर रहे हैं उसमें से जो दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं उनको हमने फ्लोरोसेंट जैकेट पहना लिया। सो नॉर्मल स्टूडेंट आएंगे तब तक तो लाइट है वो सिर्फ स्कैटर्ड होगी, उससे काउंटिंग होती जाएगी। लेकिन जैसे ही फ्लोरोसेंस जैकेट पहना हुआ स्टूडेंट वहां से पास होगा, लाइट स्कैटरिंग के अलावा फ्लोरोसेंस सिग्नल भी जनरेट होगा, और फ्लोरोसेंस सिग्नल जनरेट होने पर पता चल जाएगा कि जो टोटल स्टूडेंट आ रहे हैं उनमें से कितना स्टूडेंट बेसिकली दिल्ली रीजन से है। ठीक है, सो दैट डिटेक्टर के बाद डेफिनेटली सिग्नल्स बहुत वीक होते हैं, इसलिए हमारा वहां पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, कोई ना कोई एम्प्लीफिकेशन सिस्टम लगाना पड़ेगा। So there you have to put some kind of amplification system, and then the information जो भी amplification system से आ रही है, this information it has to be given to the computer. कंप्यूटर के पास information जाती है, और कंप्यूटर जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है जैसे नंबर ऑफ सेल्स, कुछ पर्टिकुलर तरीके के सेल्स की क्या काउंट है इसको पता कर सकता है। ठीक है, तो किसी भी फ्लो साइटोमीटर के अंदर सबसे पहले फ्लो सेल होगा, फिर कोई मेजरिंग सिस्टम होगा जिसमें लेजर लाइट है वो डाली जाएगी, फिर मेजरिंग सिस्टम में लाइट डिटेक्टर दोनों इंक्लूड हो गया, सिग्नल की स्ट्रेंथ वीक हो तो कोई कोई एम्पलीफायर होगा, और फिर जो एम्पलीफाइड सिग्नल है वो कंप्यूटर के पास जाएगा, कंप्यूटर उसको प्रोसेस कर कर एक यूजफुल इंफॉर्मेशन उसको डिराइव करेगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? चलो आगे बात करते हैं। ठीक है।
हाँ, किस तरीके से जो अब तक हमने बात की है उसको हल्के से एनिमेशन से समझा जा सकता है। कंटिन्यूसली देखो आप यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, ये फ्लो सेल है, इस जगह से दिस इज द फ्लो सेल। ओके, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, दिस इज द फ्लो सेल, और इस फ्लो सेल के अंदर कंटिन्यूसली आप देख रहे हैं कि ये सेल्स हैं, सेल्स अंदर की तरफ एंटर होते जा रहे हैं। ओके, यहां से सेल कंटिन्यूसली इस तरीके से एंटर हो रहे हैं। यहां से हमने कंटिन्यूसली लेजर लाइट डाल रहे हैं। लेजर लाइट को इधर की तरफ कोई डिटेक्टर है जो कि डिफ्रैक्टेड लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, और यहां पर एक अनदर डिटेक्टर है जो फ्लोरोसेंस लाइट है उसको आइडेंटिफाई कर रहा है। यानी मतलब क्या हुआ, इसको अब वापस हम एक बार देखें कि क्या हुआ। कि देखो आप कंटिन्यूसली फ्लो सेल असेंबली जा रही, जैसे ही यहां पर एक पर्टिकुलर तरीके का सेल आएगा उस दौरान सिग्नल इधर की तरफ भी जनरेट होगा। इधर की तरफ सिग्नल तो हमेशा जनरेट हो रहा है, जब कभी भी एक पर्टिकुलर तरीके का सेल आएगा सिग्नल यहां से इस डिटेक्टर के पास भेजा जा सकता है। यानी लेट्स से कि जो टोटल सेल्स हैं उन टोटल सेल में से G2 वाले कितने सेल्स हैं उनको अलग से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। कैसे डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि सेल विच इज इन अ G2 स्टेज दे विल हैव अ मोर DNA अमाउंट एज कंपेयर टू द सेल इन अ G1 स्टेज। तो जैसे ही कोई G2 स्टेज वाला सेल आए जिसमें डीएनए की अमाउंट ज्यादा हो, वहां से एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड लेवल से ज्यादा फ्लोरोसेंस एमिट हो, तो वो फ्लोरोसेंस लाइट इधर की तरफ आएगी और इधर की तरफ काउंटिंग उन सेल्स की कर ली जाएगी। या एक पूरे मिक्सचर में से एक कोई पर्टिकुलर तरीके का फ्लोरोसेंट टैग्ड सेल यहां से मूव करता है, एक तो टोटल सेल्स काउंट होंगे, टोटल सेल्स तो ये काउंट कर रहा है, और जो स्पेसिफिक सेल्स हैं जो फ्लोरोसेंस सिग्नल एमिट करते हैं उनकी काउंटिंग इधर की तरफ हो रही है, 1 2 3 इस तरीके से काउंटिंग इस साइड में होती जाएगी। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, समझ में आया। एक एक सेल कर यहां से मूव कर रहे हैं, जैसे हमारे नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं वो दरवाजे से मूव करते जा रहे हैं, डिफ्रैक्टेड लाइट है यहां पर काउंट डिटेक्ट होती जा रही है, काउंट होता जा रहा है। पर जैसे ही वह स्टूडेंट जिसने फ्लोरोसेंस जैकेट पहना हुआ है, एक और सिग्नल यहां से जनरेट हुआ और इस सिग्नल को भी इधर की तरफ रीड कर दिया गया और उस को डिस्टिंग्विश कर दिया गया एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। ओके, यहां तक बात समझ में आई। चलो आगे बात करते हैं। अगर ये बात समझ में आई तो एक सिंपल सा चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप उस क्वेश्चन को कर पाते हो नहीं कर पाते, हालांकि इस तरह क्वेश्चन को हम सेल बायोलॉजी में पहले से ही सॉल्व कर चुके हैं, पर फिर भी यहां पर डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन में कहा गया है, यू कैन सी दैट होस्ट 3342 is a membrane permeable dye that fluoresces when it binds to DNA। यानी कोई एक डाई है, ओके, ये कोई सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है, यहां पर डाई है और परमेबल डाई है, मतलब कि ये सेल के अंदर पहुंच जाएगी और जहां डीएनए होगा उस डीएनए वाली जगह से सिग्नल को जनरेट करेगी। उस डाई का नाम क्या है, लिखा हुआ है देयर इज अ डाई रेफर्ड टू एज होस्ट, एक फ्लोरोसेंट डाई जो कि सेल के अंदर एंटर कर सकती है और फ्लोरोसेंस सिग्नल ये तब जनरेट करती है जब वह डीएनए के साथ इंटरकैलेट करती है। ठीक है, इफ पॉपुलेशन ऑफ सेल इज इंक्यूबेटेड ब्रीफली विद एन, थोड़े टाइम के लिए हमने पॉपुलेशन ऑफ सेल्स का मतलब इट वुड बी अ मिक्सचर ऑफ सेल्स जो G1 S G2 स्टेजेस में हो सकते हैं। उनको सेल्स को फिर हमने किस में से पास किया, फ्लो साइटोमीटर से, और फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी जो डिफरेंट फेजेस से आ रही है उसको हमने मेजर किया। ओके, तो इधर की तरफ लो फ्लोरोसेंस एंड हाई फ्लोरोसेंस। ओके, इधर की तरफ नंबर ऑफ सेल्स है, यानी नंबर ऑफ सेल्स लेट से ये 25 ये 50 ये 75, इधर की तरफ क्या है, नंबर ऑफ सेल्स। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि यहां पर एक्स वाई जेड ये क्या बता रहा है, यानी कौन से स्टेज में कौन से सेल है। तो इसमें कौन सा स्टूडेंट सिंपल सा कंसेप्ट अप्लाई होगा, कंसेप्ट क्या अप्लाई होगा कि जो सेल G1 स्टेज में है उनमें डीएनए की अमाउंट कम होगी, क्योंकि एस फेज के अंदर डीएनए है उसका रेप्लिकेशन होता है, और जैसे ही सेल G2 स्टेज में पहुंचता है तो टोटल जो डीएनए की अमाउंट है वो डबल हो जाती है। सो इसमें एक सेल बायोलॉजी का सिंपल सा कंसेप्ट लग रहा है, हमने सेल बायोलॉजी में पढ़ा था, इस क्वेश्चन को अच्छे ढंग से सॉल्व भी किया था कि G1 से S, S से G2 या M स्टेज में पहुंचते हैं, तो यहां पर अगर डीएनए की अमाउंट 2C होती है तो यहां पर डीएनए की अमाउंट 4C हो जाएगी, और S फेज में अगर सेल है तो वहां पर डीएनए की अमाउंट कितनी होगी, 2C से 4C के बीच में। ठीक है, यहां तक बात। तो जहां पर जब कभी भी G1 स्टेज वाला सेल मूव करेगा उस फ्लो साइटोमीटर से, फ्लोरोसेंस सिग्नल जो एमिट होगा वो कम होगा,
जैसे ही एस फेज वाला सेल वहां से मूव करेगा तो फ्लोरोसेंस सिग्नल इंटरमीडिएट होगा। जैसे ही G2 या एम फेज वाला सेल उस जगह से पास होगा उस दौरान फ्लोरोसेंस सिग्नल बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो जो लो फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस कर रहा है इसका मतलब वो किस स्टेज के सेल होने चाहिए? दिस शुड बी ना G1 स्टेज। मुझे पता है इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया होगा। जो इंटरमीडिएट फ्लोरोसेंस शो कर रहे हैं वो किस स्टेज में होने चाहिए? एस फेज में। जो बहुत हाई फ्लोरोसेंस शो कर रहे हैं वह G2 या M में। ठीक है, क्योंकि G2 में भी 4C अमाउंट होती है, M में भी 4C अमाउंट होती है। इवन एनाफेज स्टेज आने के बावजूद भी 4C अमाउंट होती है क्योंकि अभी साइटोकाइनेसिस नहीं हुई है। एक बार साइटोकाइनेसिस हो जाए, इन दो सेल बन जाए तो फिर अब उन सेल को हम एम फेज में कहेंगे नहीं, उसको वापस हम किस स्टेज में कह देंगे? नाउ इट वुड बी रेफर टू एज इन अ G1 स्टेज। तो G1 स्टेज में आते हैं यानी साइटोकाइनेसिस होते ही सेल वुड बी अगेन रेफर टू एज इन अ G1 स्टेज। यहां तक बात समझ में आई? चले आगे। तो ये फ्लो साइटोमीटर का एक एग्जांपल लिया कि किस तरीके से हम फ्लो साइटोमीटर से सेल्स को काउंट कर सकते हैं। पहली बात कि कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं G1 में, कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं लेट्स से 80 के आसपास, एस फेज में कितने सेल्स हैं 50 के आसपास, और तो फिर ये हमारे Z मतलब G2 वाले और 25 के आसपास देयर आर सेल्स व्हिच आर इन एस फेज। तो सेल के नंबर भी हमारे पास आ गए और तीन अलग अलग तरीके के जो सेल्स हैं उनको फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी के बेसिस पर हमने सॉर्ट आउट भी किया। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो, इस फ्लो साइटोमीटर का इफेक्ट या फ्लो साइटोमीटर से हम जो डिफरेंट ड्रग्स होते हैं वह सेल को किस स्टेज पर अरेस्ट करते हैं उसके बारे में भी पता कर सकते हैं। और इस तरह के कई सारे एग्जाम्पल जब हम सेल साइकिल पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था। यानी फॉर एग्जाम्पल अब तक हमने पढ़ा है उसके हिसाब से कि इधर की तरफ फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी की बात करें, इधर की तरफ नंबर ऑफ सेल्स की बात करें, कोई नॉन सिंक्रोनाइज्ड कल्चर्स है। नॉन सिंक्रोनाइज्ड कल्चर्स का मतलब कि कुछ सेल्स G1 स्टेज में हो सकते हैं, कुछ सेल H स्टेज में, कुछ G2 स्टेज में। तो उस दौरान हमारा प्रोफाइल डियर स्टूडेंट कैसा आएगा? इस तरीके से आएगा, कुछ G1 स्टेज में आएगा, कुछ इंटरमीडिएट आएगा, कुछ इस तरीके से। दिस इज एक्सपेक्टेड। फिर हमने क्या किया? लेट्स से हमने कोई एक ड्रग का ट्रीटमेंट दिया। ओके, लेट्स से हमने ड्रग टैक्सोल का ट्रीटमेंट दिया और उसके बाद हमने वापस फ्लो साइटोमेट्री की और हमने देखा कि अब पैक्स प्रोफाइल कुछ इस तरीके का आ रहा है। यानी यहां पर हम लिख देते हैं ये 2C अमाउंट, ये 4C अमाउंट। ओके, 2C अमाउंट, 4C अमाउंट, इधर इधर नंबर ऑफ सेल्स हैं। अब हमारे पास प्रोफाइल कुछ इस तरीके से आई, ऐसा कुछ आ गया। तो इससे क्या पता चलता है? इसका मतलब एक बात तो साफ पता चल रही है कि सारे के सारे सेल किस स्टेज पर आ गए। यानी हम कह सकते हैं सेल है वह कहां पर है? G2 या M पर अरेस्ट है, उससे आगे नहीं बढ़ रहे। तो जो सेल G1 स्टेज में भी थे वो G2 या M फेज पर आकर रुक गए, जो S फेज वाले सेल हैं वो भी G2 और M फेज पर आकर रुक गए। इसका मतलब ड्रग है वह इन सेल्स को G2 M पॉइंट से आगे ट्रांजिट नहीं करने दे रही है। सो प्रोबेबली ये ड्रग M फेज में या G2 स्टेज में किसी जगह पर एक्ट कर रही है। ठीक है, अगर कोई ड्रग इसकी बजाय इस तरीके ड्रग का ट्रीटमेंट, दिस वाज द केस 1 और केस 2, अगर हमारे पास इस तरह की कंडीशन आ जाए, लेट्स से इस तरीके कुछ कंडीशन आ जाए कि सारे सेल्स ऐसे आ गए, इस तरीके का हमारे पास प्रोफाइल आ गया, तो हम क्या कहेंगे? सारे सेल 2C पर ही दिखाई दे रहे हैं, ऐसे दिखाई दे रहे हैं नंबर ऑफ सेल्स, तो हम क्या कहेंगे? देयर इज अ नाउ G1 अरेस्ट। ड्रग ट्रीटमेंट देने के बाद सेल्स में अरेस्ट कहां पर है? G1 पर। तो इस तरीके से हम कुछ वैलिड कंक्लूजन्स हैं उनको ड्रॉ कर सकते हैं यूजिंग अ फ्लो साइटोमीटर। ठीक है, बात समझ में आई? आगे चलो बात करते हैं। सो हमने कहा कि इस तरीके से काउंटिंग वाली बात हो गई कि G1 में कितने सेल है, S में कितने सेल है, G2 में कितने सेल्स काउंट कर सकते हैं। हम फ्लोरोसेंस से एक्टिवेट कराने पर, फ्लोरोसेंस एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग भी करा सकते हैं।
एक सिर्फ समझने के हिसाब से लेट्स से हमारे पास 3 तरीके के फ्लोरोसेंट सेल्स हैं, एक ग्रीन डाई से फ्लोरोसेंट, कोई ए तरीके के सेल्स हैं, कोई बी तरीके के सेल्स हैं, लेट्स से वह ब्लू कलर की फ्लोरोसेंट डाई से टैग्ड है, और सी कलर वाले सपोज वह रेड कलर की फ्लोरोसेंट है। मींस देयर आर वेरियस डाइज। उन डाइज का हम इस्तेमाल कर कर सेल्स को डिफरेंट, वी कैन अलाउ देम टू फ्लोरोसेट इन अ डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट फ्लोरोसेंस डाई दे, यानी लेट्स से हमारे पास कोई मिक्सचर आरबीसी का, न्यूट्रोफिल का, मैक्रोफेज का, तो देयर आर डिफरेंट सरफेस एंटीजेंस, और उनके अगेंस्ट हम डिफरेंट तरीके की फ्लोरोसेंट टैग्ड एंटीबॉडीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से दीज डिफरेंट सेल्स दे स्टार्ट फ्लोरोसेटिंग इन डिफरेंट कलर्स। पर जो डिफरेंट अलग अलग तरीके की फ्लोरोसेंस आ रही है, इनको एक वायल में कलेक्ट करने की बजाय एक से अलग अलग डिफरेंट वायल्स में कलेक्ट कराया जा सकता है। कैसे? उसके लिए हमने क्या करना है कि जो सेल्स इस तरीके से मूव कर रहे हैं, इस तरीके से जो सेल्स, एक बार वापस मैं कलर चेंज कर लेता हूं, इस तरीके से जो भी सेल्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है, उनको हमें किसके थ्रू पास करना है? तो वी हैव टू पास थ्रू अ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हमें इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारना है। लेट्स से इधर की तरफ हमने पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगा रखी है, इधर की तरफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगा रखी है। जो भी सेल यहां से ऑर्फिस से मूव कर रहे हैं वह तीनों में से कोई एक कलर, या तो उनमें से रेड कलर की फ्लोरोसेंस आएगी, या ग्रीन कलर की फ्लोरोसेंस, सॉरी रेड कलर की फ्लोरोसेंस आएगी, ब्लू कलर की फ्लोरोसेंस आएगी, या ग्रीन कलर की फ्लोरोसेंस आएगी। जस्ट लेट्स से हमने ये डिसाइड किया कि अगर रेड कलर की फ्लोरोसेंस आती है तो दिस इंस्टेड ऑफ मूविंग टू स्ट्रेट, दिस गेट डिविएट फ्रॉम इट्स पाथ एंड इट कलेक्टेड इन अ डिफरेंट ट्यूब, वह डिफरेंट ट्यूब में कलेक्ट हो जाए। यानी we can produce a desired charge on a cell if we get a particular kind of fluorescent signal। जैसे रेड कलर का फ्लोरोसेंट सिग्नल आया, हमने क्या किया कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस किया, और पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस करने पर वह सेल अपने स्टेट पाथ से डिफ्लेक्ट हुआ एंड इट हैज बीन कलेक्टेड इन दिस पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब। इस टेस्ट ट्यूब में ये सेल्स कलेक्ट होना शुरू हो गई। लेट्स से इसी तरीके से कोई दूसरा ग्रीन कलर अब उसमें प्रोड्यूस हुआ, तो उसके ऊपर हमने सपोज नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस किया, और नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करने के बाद नाउ वी हैव कलेक्टेड इट इनटू अ सेपरेट वायल, उसको हमने एक सेपरेट वायल के अंदर कलेक्ट करना शुरू कर दिया। और जो ब्लू कलर की जिन्हें फ्लोरोसेंस आ रही है उनको हमने सीधा मूव होने दिया। सो ये 3 कंडीशंस हमने दे दी, या तो वह स्ट्रेट मूव करेगा, ठीक है, या तो वह डियर स्टूडेंट्स स्ट्रेट मूव करेगा, और अगर उसके ऊपर कोई चार्ज प्रोड्यूस नहीं करें तो स्ट्रेट मूव करेगा। अगर उस सेल के ऊपर हम लेट्स से नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करें तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, अगर उसके ऊपर हम पॉजिटिव चार्ज मूव करें प्रोड्यूस करें तो नेगेटिव। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके का चार्ज प्रोड्यूस करें। उसको समझने के लिए इस एनिमेशन को एक बार वापस देखें, ठीक है। तो देख रहे हैं आप, जैसे ही ग्रीन कलर की फ्लोरोसेंस यहां पर आती है, ग्रीन कलर, उसके ऊपर हमने चार्ज प्रोड्यूस किया, नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करते ही ये अलग वायल में कलेक्ट हुआ। जैसे ही इस जगह से आप देखेंगे कि ब्लू कलर की फ्लोरोसेंस आई, ब्लू कलर की फ्लोरोसेंस आते ही हम, या रेड कलर की फ्लोरोसेंस आती ही हमने उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस किया, और नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करते हुए ये भी अपने पाथ से डिविएट होकर इधर की तरफ कलेक्ट हो गया। और अगर वो ब्लू कलर की फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करता था या उसके ऊपर किसी तरीके का सिग्नल जनरेट नहीं हो रहा है, तो वो डायरेक्टली वो कहां जा पा रहा है? स्ट्रेट जा रहा है। इस तरीके से हम क्या कर पा रहे हैं? डिफरेंट सेल्स को डिफरेंट वायल्स के अंदर कलेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर कैरिंग आउट अ सेल सॉर्टिंग। इस चीज को समझने के लिए हम वापस एक और समझ लेते हैं यहां पर, ठीक है। इधर की तरफ डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूअसली हम जो भी सेल वापस इधर से मूव कर रहे हैं, मिक्सचर में से जो भी सेल्स इधर से मूव करते जा रहे हैं, लेजर बीम कंटिन्यूअसली जारी है, डिफरेंट वेवलेंथ की फ्लोरोसेंस आ रही है, जो डिटेक्टर है वह मेजर कर रहा है। और जो भी ये सेल यहां पर मूव करेंगे, यहां पर नाउ दे आर अलाउड टू पास थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू उनको पास किया जा रहा है। कुछ सेल्स के लेट्स से ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, इधर की तरफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, जिनके ऊपर हम स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करेंगे वह इधर की तरफ चले जाएंगे, जिनके ऊपर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस करेंगे वह इधर की तरफ चले जाएंगे, जिसमें थोड़ा कम पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस करेंगे वह यहां पर आएंगे, और जिसके ऊपर कोई चार्ज प्रोड्यूस नहीं करेंगे वो सीधा यहां पर कलेक्ट हो जाएंगे। सो जैसे ही सेल यहां से ऑर्फिस से बाहर निकलते हैं डिटेक्टर से, तो हम यहां पर कुछ इलेक्ट्रिक कॉइल्स लगा रखी है, जिससे सेल्स के ऊपर डिजायर्ड चार्ज हो प्रोड्यूस कराया जा सकता है। जैसे ही सेल गिरा,
इलेक्ट्रिक कॉइल्स इसके चारों तरफ है, पता चला अच्छा ये रेड फ्लोरोसेंस वाला सेल है, चलो इसके ऊपर हम पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस करते हैं। पॉजिटिव चार्ज वाला सेल जैसे ही आगे जाएगा इट विल गेट डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स पाथ एंड इट इज कलेक्टेड इन डिफरेंट ट्यूब। जैसे ही एक पर्टिकुलर दूसरे तरीके का सेल, अच्छा ये ग्रीन फ्लोरोसेंस वाला है, इसके ऊपर चलो नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस किया जाए सेल सरफेस पर, जैसे नेगेटिव प्रोड्यूस किया गया तो इट विल डिफ्लेक्ट फ्रॉम इट्स पाथ एंड इट विल स्टार्ट मूविंग टू एन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड इट विल बी कलेक्टेड इन डिफरेंट वायर। सो दिस इज रेफर्ड टू एज, अभी जो मैकेनिज्म इस्तेमाल हो रहा है, दिस इज रेफर्ड टू एज फैक्स। It is referred to as fluorescence activated cell sorting। इसे fluorescence activated cell sorting कहा जाएगा। समझ में आई बात? चलो आगे बात करते हैं, अगर समझ में आई तो। फ्लोरेसेंस एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग के अंदर अलग अलग वाइल्स में तो हम कलेक्ट कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ हमें डिफरेंट तरीके का इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के पास आ रही है जिसको हम प्रोसेस कर सकते हैं। जो हमारे पास फैक्स प्लॉट होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। अगर हम फैक्स प्लॉट की बात करें तो फैक्स प्लॉट हमारा कुछ इस तरीके का डियर स्टूडेंट्स होता है, ठीक है। फैक्स प्लॉट की बात करें तो फैक्स प्लॉट इस तरीके का होता है, ठीक। जैसे रामाचंद्रन प्लॉट में हमने पढ़ा ना बायोकेमिस्ट्री में, उसी तरीके से यहां पर भी फैक्स प्लॉट है जिसमें ये कोई एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस भी है, जिसकी वैल्यू 0, उसमें पॉजिटिव वैल्यूज भी हो सकती है और नेगेटिव वैल्यूज भी हो सकती है। वाई में भी 0, ये पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है और वाई के अंदर नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है। अब ये फैक्स प्लॉट रिप्रेजेंट क्या करता है उसको समझने के लिए लेट्स से हमने क्या किया कि हमारे पास थोड़ा सा इम्यूनोलॉजी का एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने थाइमोसाइट्स को थाइमस से थाइमोसाइट्स स्पेशली टी सेल्स हैं, उनको डिफरेंट तरीके के टी सेल्स हैं उनको हमने आइसोलेट किया। जो थाइमस के अंदर टी सेल्स हैं वो 4 डिफरेंट तरीके, दे कुड बी ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स। 4 अलग अलग कौन कौन से टाइप्स के थाइमोसाइट्स होंगे डियर स्टूडेंट्स? तो पहला, देयर कुड बी अ डबल नेगेटिव सेल्स। डबल नेगेटिव सेल्स मतलब दीज आर दो सेल्स विच आर CD4 माइनस एंड CD8 माइनस। जो थाइमोसाइट्स जस्ट थाइमस में एंटर हुए हैं उनके ऊपर न तो CD4 सेल है न ही CD8 सेल है। कुछ हमारे पास जो थाइमोसाइट्स हैं दीज कुड बी डबल पॉजिटिव। ओके, आगे चलकर हम पढ़ते हैं कि सभी थाइमोसाइट्स के ऊपर CD4 और CD8 दोनों प्रोटीन्स दिखाई देते हैं, पर जैसे जैसे आगे फर्दर डेवलपमेंटल पाथवे में ये थाइमोसाइट्स आगे बढ़ते हैं तो दे बिकम सिंगल पॉजिटिव। Single positive means either they become CD4 plus CD8 minus और चौथे तरीके का सेल हो सकता है that could be a CD4 minus CD8 plus। और आपको पता है CD4 plus इनको हम T helper cells भी कहते हैं और CD8 सेल को T cytotoxic cells भी कहते हैं। अब हमारे पास there is a mixture of these cells and we have to identify कि कितने डबल नेगेटिव सेल हैं, कितने डबल पॉजिटिव सेल हैं, कितने CD4 पॉजिटिव सेल है और कितने CD8 सेल्स हैं, इनको हमें पता करना है। तो इसके लिए नाउ वी कैन यूज एंड टेक एन यूज ऑफ सम एंटीबॉडीज स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर फ्लोरोसेंट पर्टिकुलर एंटीजन ऑन थाइमोसाइट्स। लेट्स से हमने क्या किया, एक इस तरीके की एंटीबॉडी हमने ली, एंटीबॉडी अगेंस्ट CD4 and it is suppose rhodamine tagged or rhodamine tagged. Rhodamine tagged means this is will going to give you a red color fluorescence, ठीक है। इसी तरीके से हमने एक और let's say एक और एंटीबॉडी ली, that is now we have taken another antibody, that is antibody against CD8 एंटीजन। लेट्स से उसको हमने फ्लोरोसिन टैग्ड की है और फ्लोरोसिन टैग्ड करने का मतलब इट विल गिव यू अ ग्रीन कलर। ओके, सो अब कंडीशन बिल्कुल सिंपल सी हो गई स्टूडेंट्स, या तो रेड, अगर सेल डबल नेगेटिव है तो न तो उसके सरफेस से रेड न ही ग्रीन कलर की फ्लोरोसेंस आएगी क्योंकि दोनों ही एंटीजन एब्सेंट है। और अगर
सेल डबल पॉजिटिव है तो वहां से उसकी सरफेस से रेड कलर की फ्लोरोसेंस भी दिखाई देगी और ग्रीन कलर की फ्लोरोसेंस भी दिखाई देगी। अगर CD4 पॉजिटिव है उस कंडीशन में इट विल गिव ओनली रेड कलर फ्लोरोसेंस, एंड अगर CD8 पॉजिटिव है तो इट विल गिव ओनली अ ग्रीन कलर फ्लोरोसेंस। तो ये जो कुछ भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर कर इस एक्स एक्सिस पर हमने ड्रॉ कर दिया, लेट्स से एक्स एक्सिस पर हमने ले लिया रोडामीन। सो रोडामीन से सिग्नल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इधर की तरफ आने का मतलब देयर इज अ एक्स एक्सिस पर सिग्नल, इधर की तरफ कोई सिग्नल प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, माइनस में है। इस तरीके से वाई एक्सिस पर हमने प्लॉट कर दिया फ्लोरोसिन का सिग्नल। ओके, फ्लोरोसिन का सिग्नल मींस ग्रीन कलर, तो यहां से इधर की तरफ है तो इसका मतलब सिग्नल जनरेट हो रहा है, यहां पर कोई सिग्नल जनरेट नहीं हो रहा है। ठीक है, अब फ्लो सेल असेंबली में मिक्सचर ऑफ सेल है, 4 अलग अलग तरीके के सेल्स हैं, उनको हमने मिक्स किया हुआ है, एक एक कर सेल मूव कर रहा है। जैसे ही कोई सेल डबल पॉजिटिव उस ऑर्फिस से, डिटेक्टर सिस्टम से डबल पॉजिटिव मूव करेगा, डबल पॉजिटिव मूव करने पर वहां पर ग्रीन कलर की फ्लोरोसेंस भी आएगी और रेड कलर की फ्लोरोसेंस भी आएगी। रेड कलर और ग्रीन कलर दोनों की तरीके की फ्लोरोसेंस आने का मतलब उस डॉट को हम यहां पर प्लॉट करेंगे, क्योंकि वो रोडामीन पॉजिटिव भी होना चाहिए और फ्लोरोसिन पॉजिटिव भी होना चाहिए। कोई दूसरा सेल सपोज इस जगह पर सेकंड डॉट यहां पर लाई किया इस फैक्स प्लॉट में, यहां पर डॉट लाई करने का मतलब है कि रोडामीन में तो माइनस साइड में मतलब रेड कलर का फ्लोरोसेंस तो नहीं है, पर फ्लोरोसिन का पॉजिटिव सिग्नल है। थर्ड डॉट अगर सपोज यहां पर कहीं पर लाई करा, इससे क्या पता चलता है कि रोडामीन के लिए पॉजिटिव सिग्नल है पर फ्लोरोसिन के लिए नेगेटिव सिग्नल है। यानी हम ये कह सकते हैं इस रीजन में कोई भी सेल लाई करता है तो CD4 पॉजिटिव है और CD8 पॉजिटिव है। इस प्लॉट में कोई लाई करता है तो इसका मतलब वो CD8 तो पॉजिटिव है। चलो हमने उस पर्टिकुलर पैटर्न में ही लिख देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो डियर स्टूडेंट्स, है ना। हम क्या कर देते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं कि ये CD4 नेगेटिव है, CD8 पॉजिटिव है। क्योंकि रोडामीन क्या बताता है डियर स्टूडेंट्स, रोडामीन का नेगेटिव साइन का मतलब है CD4 माइनस, रोडामीन का पॉजिटिव साइन का मतलब CD4 पॉजिटिव। फ्लोरोसिन क्या किसके बारे में बताता है, फ्लोरोसिन बताता है कि CD8 पॉजिटिव, और फ्लोरोसिन का सिग्नल माइनस में हो तो इट रिप्रेजेंट CD8 नेगेटिव। अगर यहां पर डॉट लाई कर रहा है इसका मतलब वो सेल कैसा है, CD4 पॉजिटिव एंड CD8 नेगेटिव। कोई इस जगह पर डॉट लाई कर रहा है इसका मतलब वो CD4 नेगेटिव होना चाहिए और CD8 नेगेटिव होना चाहिए, यानी वो डबल नेगेटिव। तो जैसे जैसे फर्स्ट सेल यहां लाई किया, सेकंड यहां, थर्ड यहां, फोर्थ, फिफ्थ यहां पर, सिक्स्थ, सेवंथ, एट, इसके सेल डॉट्स यहां पर खूब सारे डॉट्स लाई करते जा रहे हैं, और जो डॉट्स लाई कर रहे हैं उसके बेसिस पर हम पता कर सकते हैं कि टोटल कितने डबल पॉजिटिव सेल है, कितने डबल नेगेटिव सेल है, कितने सिंगल पॉजिटिव सेल्स हमको काउंट किया जा सकता है। ठीक है, इस तरीके का ये प्लॉट एक्स एक्सिस पर एक फ्लोरोसेंस सिग्नल को मेजर कर रहे हैं, वाई एक्सिस पर दूसरे फ्लोरोसेंस सिग्नल को मेजर कर रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं, फैक्स प्लॉट। डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखें कि यहां पर इस रीजन के अंदर जो भी डॉट्स लाई कर रहे हैं इसका मतलब देयर इज नो सिग्नल, नाइदर मींस जो भी आपने थ्रेशोल्ड लेवल दे रखा है कि इससे कम अगर फ्लोरोसेंस सिग्नल आता भी है तो उसे मॉनिटर नहीं किया जाएगा, उस इवेंट को काउंट नहीं किया जाएगा। तो यहां पर जो भी सेल लाई कर रहे हैं उनमें हम कहेंगे कि जस्ट वेदर इट इज अ रेड कलर फ्लोरोसेंस और वेदर इट इज अ येलो कलर, रेड कलर फ्लोरोसेंस और वेदर इट इज अ ग्रीन कलर फ्लोरोसेंस, द फ्लोरोसेंस इज नेग्लिजिबल। ठीक है, बात समझ में आई? अगर समझ में आई तो इसके ऊपर बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस हैं जिनको अब हमें सॉल्व करना पड़ेगा। लेट्स से ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिकली ये फैक्स प्लॉट सही है, ठीक है, और इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया आप पढ़ें एक बार, फिर मैं इसको सॉल्व कराता हूं आपको। पढ़ें, देखो बहुत सिंपल सा है, बहुत ज्यादा मुश्किल वाला काम नहीं है। इस क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट्स क्या कह रखा है आप देखो कि देयर आर 4 डिफरेंट रिसेप्टर्स ए बी सी डी, 4 डिफरेंट रिसेप्टर्स ए बी सी और डी। ठीक है, पहली बात ये कही गई, हमें क्या पता करना है कि रिसेप्टर की हाईएस्ट लिगेंड बाइंडिंग एफिनिटी किसके लिए है। ओके, इसके लिए तो
फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट वाज कैरिड आउट लिगेंड बाइंडिंग एक्टिविटी के लिए, यानी कोई लिगेंड एक फिक्स है X और हमें ये पता करना है कि लिगेंड X को रिसेप्टर A, हमें ये पता करना है कि जो लिगेंड X है उस लिगेंड X को रिसेप्टर A सबसे बेटर पहचानता है या रिसेप्टर B सबसे बढ़िया पहचानता है या कोई रिसेप्टर C तरीके का है वह सबसे बढ़िया पहचानता है या देयर इज अनदर रिसेप्टर रेफर टू एज D वह सबसे बढ़िया पहचानता है। लिगेंड इज सेम, लिगेंड इज X बट वेदर इट इज एफिशिएंटली रिकॉग्नाइज्ड बाय मींस हमें कौन इसको रिकॉग्नाइज करता है ये आपको पता करना है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, उसमें क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको अगर हम एक बार ध्यान से देखें तो इसमें कहा गया है कि सेल्स वर ट्रांसफेक्टेड विद ग्रीन फ्लोरेसेंस प्रोटीन टैग्ड रिसेप्टर्स, यानी जो भी रिसेप्टर्स हैं वह सारे रिसेप्टर्स तो किस तरीके की फ्लोरेसेंस देंगे वह क्लियर है, वह सारे रिसेप्टर्स हैं वो किस तरीके की फ्लोरेसेंस देंगे, ऑल द रिसेप्टर्स वेदर इट इज A B C D इट विल गिव यू अ ग्रीन कलर फ्लोरेसेंस। यानी जो GFP का सिग्नल है चाहे वह इधर की इस एक्सिस पर जितना भी ये GFP का सिग्नल है बेसिकली दिस इज द सिग्नल फॉर अ रिसेप्टर। सो ये परसेंटेज में चाहे 52 आ रहा है या 19 आ रहा है बेसिकली ये क्या बता रहा है कि कितनी ग्रीन कलर की फ्लोरेसेंस है, ओके। उसके बाद कहा गया है सो ग्रीन कलर की फ्लोरेसेंस किसके लिए है, रिसेप्टर्स के लिए। फिर कहा गया है लिगेंड X को हमने रेड कलर की फ्लोरेसेंस से टैग कर रखा है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा कलर एक बार लेट से थोड़ा सा ऐसा लेते हैं। तो हमने क्या किया, लिगेंड X के लिए कैसा कलर लिया है, रेड फ्लोरेसेंस, रेड कलर फ्लोरेसेंस। सो जो भी RFP की फ्लोरेसेंस आ रही है बेसिकली ये बताता है लिगेंड के बारे में कि क्या लिगेंड वहां पर इंटरेक्ट हुआ या नहीं हुआ। यानी अब इस इंफॉर्मेशन को हम इस क्वाड्रेंट प्लॉट को सिंप्लीफाइड कर चारों को हालांकि साथ में दे दिया पर हम इसको इस एक प्लॉट को इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं कि इधर की तरफ GFP और इधर की तरफ RFP को हमने प्लॉट किया है, ठीक है। ये RFP प्लस भी हो सकता है, RFP माइनस भी हो सकता है, GFP माइनस भी हो सकता है, GFP प्लस भी हो सकता है, ठीक है। अगर कोई जो भी यहां पर परसेंटेज लिखा हुआ है जैसे फर्स्ट ब्लॉक वाले डाटा ही ले लें, यहां पर 24% लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जो GFP है उसका सिग्नल तो नहीं है, वो उसकी नेगेटिव साइड में, पर RFP का सिग्नल है और रेड फ्लोरेसेंस किसका दे रखा है, इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लिगेंड को। यहां पर 52% आ रहा है, यहां पर आप देख रहे हो GFP भी माइनस जोन में है और RFP भी माइनस जोन में है, इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हम कहेंगे बैकग्राउंड फ्लोरेसेंस है, यहां तो ना तो रिसेप्टर है और ना ही लिगेंड है। इस जगह पर जो 19% लिखा हुआ आ रहा है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप देख रहे हैं कि RFP के लिए तो ये वैल्यू नेगेटिव है लेकिन GFP के लिए पॉजिटिव है, इसका मतलब GFP किसके लिए हमने इस्तेमाल किया था, तो दिस बेसिकली 19% इज रिसेप्टर ओनली। 19% जगहों पर रिसेप्टर ओनली है, 52% जगहों पर खाली हम कह रहे हैं बैकग्राउंड फ्लोरेसेंस है, 24% पर लिगेंड ओनली सिग्नल मिल रहा है। और इस जगह पर जो 5% लिखा हुआ है 5% आप देख रहे हैं RFP भी पॉजिटिव है और GFP भी पॉजिटिव है, इसका मतलब यहां पर कौन है, रिसेप्टर और लिगेंड दोनों बाइंड हो रहे हैं, पर कितनी जगहों पर, सिर्फ 5% जगहों पर। अब क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि विच रिसेप्टर हैज हाईएस्ट बाइंडिंग एफिनिटी फॉर अ लिगेंड X। अब ये पूछ लिया गया किसके लिए सबसे ज्यादा बाइंडिंग एफिनिटी। अब तो दिमाग लगाओ, मेरे हिसाब से अब तो आप सॉल्व कर सकते हो आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के। हो गया सॉल्व। ऑब्वियसली जहां कहीं हाईएस्ट बाइंडिंग एफिनिटी मतलब रिसेप्टर लिगेंड साथ में होना चाहिए, रिसेप्टर लिगेंड सबसे ज्यादा साथ में हो, ये वाले कॉलम में परसेंटेज सबसे ज्यादा होना चाहिए। और हाईएस्ट बाइंडिंग एफिशिएंसी इस बेसिस पर कहां पर पता चल रही है, 5% जगहों पर रिसेप्टर लिगेंड इंटरेक्शन हो रहा है, 19% जगहों पर रिसेप्टर लिगेंड इंटरेक्शन हो रहा है, 52% रिसेप्टर लिगेंड इंटरेक्शन हो रहा है और 24% रिसेप्टर लिगेंड इंटरेक्शन हो रहा है, तो सबसे ज्यादा यहां पर हो रहा है। तो रिसेप्टर सी आप कह सकते हैं इट इज हैविंग एन हाईएस्ट एफिनिटी।
ठीक है, तो फैक्स प्रोफाइल से हमने लिगेंड और रिसेप्टर के बीच में जो इंटरेक्शंस हैं उनके बारे में भी पता कर लिया। ठीक है, तो वापस यहां पर मैं पैनल के थ्रू बताया है कि ये देखो चारों को अलग अलग बताने की बजाय एक ही एक्सिस में जीएफपी बता दिया गया, पर आप यह ध्यान रखेंगे जीएफपी नेगेटिव वैल्यू है, जीएफपी पॉजिटिव वैल्यू है, जीएफपी नेगेटिव वैल्यू है, जीएफपी पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव जीएफपी पॉजिटिव जीएफपी, इधर तरफ ये नेगेटिव है आरएफपी और ये पॉजिटिव है। इस जोन के अंदर कौन लाई कर रहे हैं, तो इस जोन के अंदर लाई कर रहे हैं रिसेप्टर लिगेंड, क्योंकि दिस इज पॉजिटिव फॉर बोथ द सिनेरियो। और इस जगह पर कौन लाई कर रहा है, तो इस जगह पर लाई कर रहा है जो ग्रीन कलर की फ्लोरेसेंस है, और ग्रीन कलर की फ्लोरेसेंस मतलब रिसेप्टर ओनली। ओके, और यहां पर कौन लाई कर रहा है इस ब्लॉक के अंदर, तो इसमें लिगेंड ओनली। अगर आपको इसी क्वेश्चन में लेट से ये पूछ लिया जाता कि कहां पर रिसेप्टर की या किस रिसेप्टर की एफिनिटी लिगेंड के लिए सबसे कम है, ज्यादा की बजाय ये पूछा जाता कि किसके लिए सबसे कम है, तो फिर आपका आंसर क्या होता, बताओ। क्वेश्चन तो समझ में है ना, अगर थोड़ा सा हम इसको मॉडिफाई कर देते तो यस। फिर हम देखते कि यहां इस जोन में सबसे कम किसका है, तो सबसे कम यहां पर 5%, सॉरी मैं कलर चेंज कर लेता हूं। फिर हम ये चेक करते हैं कि यहां पर सबसे कम, यहां 5%, यहां पर 19%, 52%, 24%। तो सबसे कम एफिनिटी कहां पर है, किस रिसेप्टर की सबसे एफिनिटी कम है, तो रिसेप्टर ए की एफिनिटी सबसे कम है। हाईएस्ट एफिनिटी किसकी है, तो हाईएस्ट एफिनिटी किसकी है, सी की। तो इस तरीके से वी कैन रीच टू द पर्टिकुलर कंक्लूजन। इसको एक बार वापस आप ध्यान से देख लो, अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो देखो इसको एक बार, कोई प्रॉब्लम हो तो। आ रहा है समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है चलो आगे चलते हैं अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर सब चीजें समझ में आ रही है तो इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करके बताओ फटाफट। दिस इज नाउ द एप्लीकेशन ऑफ यू कैन से दिस flow cytometer for identifying the apoptic cells और senescent cells। चलो बातें नहीं करते, फटाफट इसको क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार और फिर हम उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। मैं हटता हूं बीच में से, फिर अपन दोनों क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चलो, कहा गया है कि एपोप्टोसिस के दौरान, चलो पढ़ते हैं साथ में। एपोप्टोसिस के दौरान during apoptosis, phosphatidylserine is usually present in the inner leaflet of plasma membrane, flips to an outer membrane and it could be recognized by annexin 5। तो एक काम की जो बात वो दे रखी है कि कुछ सेल्स एपोप्टिक सेल है, तो उस दौरान एपोप्टिक सेल में क्या होता है, फॉस्फेटाइलसीरीन जो जनरली, देखो ये इंफॉर्मेशन भी पता नहीं आगे कहां काम आ जाए। फॉस्फेटाइलसीरीन जो जनरली इनर साइड पर होता है, ये फ्लिप होकर कहां पर आ जाता है, बाहर की तरफ। और फॉस्फेटाइलसीरीन अगर बाहर की तरफ आ गया तो दिस फॉस्फेटाइलसीरीन कुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय एनेक्सिन 5। कौन इसको रिकॉग्नाइज कर सकता है, तो इट कुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय एन एनेक्सिन 5। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि एपोप्टिक सेल्स का मार्कर क्या है, तो एपोप्टिक सेल्स का मार्कर क्या है, तो एपोप्टिक सेल का मार्कर है फॉस्फेटाइलसीरीन। और फॉस्फेटाइलसीरीन को हम कैसे पहचान सकते हैं, तो फॉस्फेटाइलसीरीन कुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय annexin 5। ओके, एंड annexin 5 को हम कैसे पहचान सकते हैं, तो यहां पर आगे कुछ इंफॉर्मेशन और दे रखी है डियर स्टूडेंट्स, आप देखें। annexin 5, using this as a tool we identify the apoptic cells from necrotic cell और normal cells हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि we have an antibody which is tagged with an FITC। okay, FITC एक फ्लोरोसेंट डाई है, और फ्लोरोसेंट डाई से हम, या फ्लोरोसेंट डाई डायरेक्टली annexin 5 एंटीबॉडी की भी बात नहीं की गई। चलो मैं थोड़ा सा डायग्राम को सुधार लेता हूं, है ना, यहाँ पर डायग्राम को थोड़ा सा मैं क्लियर कर लेता हूं और मैं आपको दिख सके इसलिए मैं थोड़ा बीच में से हटता भी हूं। ये देखें कि यहां पर क्या किया, इसको थोड़ा सा मैं हटा देता हूं। यहां पर एंटीबॉडी की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, क्वेश्चन खुद क्या कह रहा है,
क्वेश्चन ये कह रहा है कि NX5 के ऊपर ही FITC लगा हुआ है। ओके, सो FITC इज डायरेक्टली कपल्ड टू NX5। तो उन सेल्स को जो कि एपोप्टोसिस में उनको आराम से पहचाना जा सकता है, क्योंकि उनके बाहर की तरफ क्या होगा, फॉस्फोराइलसिरीन होगा, और फॉस्फोराइलसिरीन को कौन पहचान लेगा, NX5। और NX5 को कैसे पहचाना जा सकता है कि NX5 के ऊपर देयर इज ऑन NX5 देयर इज FITC। फिर आपने इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रोपेडियम आयोडाइड, एक और फ्लोरोसेंट डाई के बारे में बात की गई है। प्रोपेडियम आयोडाइड इज यूज्ड टू स्टेन द न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस को स्टेन किया जा सकता है। कौन सी डाई इस्तेमाल की जा सकती है, प्रोपेडियम आयोडाइड, न्यूक्लियस को स्टेन करने के लिए। पर कब, और प्रोपेडियम आयोडाइड किसको लेबल करती है, नेक्रोटिक एंड लेट एपोप्टिक सेल्स को। यही बात पता चल रही है। जबकि FITC किसको करता है, तो एपोप्टिक सेल्स को, चाहे वो अर्ली एपोप्टिक है या लेट एपोप्टिक है, उनको पता करता है। सो प्रोपेडियम आयोडाइड किसको पता करता है, नेक्रोटिक और लेट एपोप्टिक सेल्स को। अब आपको ये पता करना है कि अर्ली एपोप्टिक सेल्स कहां पर लाई कर रहे हैं। तो इसके लिए हम वापस जो कुछ भी हमारे पास इंफॉर्मेशन दे रखी है, उस इंफॉर्मेशन को वापस हम नोट डाउन कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, और इस इंफॉर्मेशन को अब हम एनालाइज करते हैं। क्या कहा है कि अगर PI है, प्रोपेडियम आयोडाइड, तो इसका मतलब सेल्स क्या है, नेक्रोटिक एंड लेट एपोप्टिक सेल्स। इसका मतलब यहां पर जो भी सेल्स हैं इस जगह पर जहां पर प्रोपेडियम आयोडाइड का सिग्नल आ रहा है, चाहे ये वाले सेल हैं, दैट इज दिस आर नेक्रोटिक एंड लेट एपोप्टिक, डेफिनेटली प्रोपेडियम आयोडाइड, दिस इज मींस दिस शुड बी नेक्रोटिक एंड लेट एपोप्टिक। इस तरीके की कंडीशंस हो सकती है। और जो FITC है, दैट कुड बी अर्ली और लेट एपोप्टिक। इसका मतलब दिस, यहां पर तो सिग्नल आ नहीं रहा है, दिस शुड बी एन अर्ली एपोप्टिक एंड दिस मस्ट बी अ लेट एपोप्टिक बिकॉज इट इज लेबल्ड बाय बोथ द सेल्स। और यहां पर कोई सिग्नल आएगा नहीं, क्योंकि एपोप्टिक सेल्स सारे एपोप्टिक सेल्स, एक और बात भी बता देता हूं कि एपोप्टिक सेल्स सिर्फ इधर वाले जोन वाले हैं, और एपोप्टिक सेल सिर्फ इस जोन के अंदर है। तो यहां से हमें एपोप्टिक सेल्स वाली बात हटानी पड़ेगी कि ये एपोप्टिक सेल्स है। अब कुल मिलाकर बात तो यही हुई ना डियर स्टूडेंट्स, कि अगर सेल्स नेक्रोटिक होते, नेक्रोटिक सेल्स हैं, तो दे विल गेट स्टेन्ड बाय ओनली प्रोपेडियम आयोडाइड, सिर्फ वो PI पॉजिटिव होंगे। जो नेक्रोटिक भी है और लेट एपोप्टिक भी है, तो नेक्रोटिक है इसलिए प्रोपेडियम आयोडाइड से लेबल होंगे, और लेट एपोप्टिक है इसलिए वह FITC पॉजिटिव भी होंगे। जो अर्ली एपोप्टिक है, नेक्रोटिक नहीं है, अर्ली एपोप्टिक है, क्योंकि एपोप्टिक है इसलिए वह FITC तो पॉजिटिव होंगे, लेकिन प्रोपेडियम आयोडाइड नेगेटिव होंगे। और जो नॉर्मल सेल्स हैं, जो न तो नेक्रोसिस में जा रहे हैं, न ही एपोप्टोसिस में जा रहे हैं, वो यहां इस क्वाड्रेंट में लाई कर जाएंगे। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अर्ली एपोप्टिक सेल्स कहां लाई करते हैं, तो अर्ली एपोप्टिक सेल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, दे आर लाइंग इन अ क्वाड्रेंट 3। अगर पूछा जाता कि इसी क्वेश्चन में नेक्रोटिक सेल कहां पर लाई कर रहे हैं, वेयर डू नेक्रोटिक सेल लाइज, तो आपका आंसर क्या होता, या मोर वेयर डू ओनली नेक्रोटिक सेल लाइज, तो फिर हम इस क्वाड्रेंट की तरफ देखते हैं और हमारा आंसर होता क्वाड्रेंट 1। वेयर डू नेक्रोटिक एंड लेट एपोप्टिक सेल्स लाई, तो हमारा आंसर होता है इस जगह पर, दे लाई इन अ क्वाड्रेंट 4। वेयर हेल्दी सेल लाई, तो हमारा आंसर होता है क्वाड्रेंट 2। ठीक है, ये बात समझ में आई। चलो आगे बात करते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है। इस क्वेश्चन को भी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन पढ़ें इसके बारे में और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम जो भी इंफॉर्मेशन उसको पढ़ते हैं। ठीक है, अ रिसर्चर वाज, क्वेश्चन में कहा गया है, अ रिसर्चर वाज रिपीटिंग अ फैक्ट एक्सपेरिमेंट बट समहाउ गॉट कंफ्यूज विद द लेबलिंग ऑफ ट्यूब्स। मतलब कुछ ट्यूब्स हैं, उनकी लेबलिंग के अंदर वो कंफ्यूज हो गया। देयर आर 4 ट्यूब्स। 4 ट्यूब्स में से 1 इज कंट्रोल, दैट इज नो फ्लोरोसेंस। तो नो फ्लोरोसेंस तो यहीं पर लाई करनी चाहिए,
जिसमें FITC, this should be definitely control, this should be definitely control, this plot should be definitely control, क्योंकि कंट्रोल के ऊपर किसी तरह की कोई फ्लोरेसेंस नहीं आएगी, वो FITC भी माइनस होगा और फॉस्फोराइलक्लोमीन भी या PE जो भी हम इस्तेमाल ले रहे हैं वह भी माइनस होगा। वन स्टैंडर्ड SI जिसे हम स्टैंडर्ड 1 कह रहे हैं, स्टैंडर्ड 1, एंड स्टैंडर्ड 1 किससे लेबल है? PE से, दिस इज लेबल्ड विद PI। तो स्टैंडर्ड 1 फिर कौन सा होना चाहिए? जो PE पॉजिटिव है, नहीं PE पॉजिटिव का मतलब स्टैंडर्ड 1 ये हो सकता, ये वाला रीजन स्टैंडर्ड 1 हो सकता है, या इवन ये वाला भी स्टैंडर्ड 1 हो सकता है। अभी एक बार के लिए दीज आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ स्टैंडर्ड 1 बिकॉज दे आर स्टैंडर्ड 1 इज FITC लेबल, इसलिए थोड़ा सा मैं वापस करेक्शन कर लेता हूं इसमें से। FITC X एक्सिस पर ले रखा है, Y एक्सिस पर नहीं ले रखा है, तो स्टैंडर्ड 1 है, वापस मैं इसको लिख देता हूं, स्टैंडर्ड 1 फॉस्फोराइलक्लोमीन नहीं है, स्टैंडर्ड 1 वो किससे लेबल है? ये भी चलो मिटा देते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। स्टैंडर्ड 1 इज FITC लेबल। Okay, so this is the possibility of standard 1, 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 even this could have also been standard 1, पर वो फिर दोनों चीजें होनी चाहिए, वो FITC पॉजिटिव भी होना चाहिए और PE पॉजिटिव भी होना चाहिए, दिस इज द मोस्ट प्रोबेबली स्टैंडर्ड 1। फिर लिखा है स्टैंडर्ड 2, स्टैंडर्ड 2 किससे लेबल्ड है? स्टैंडर्ड 2 इज PE। ओके, स्टैंडर्ड 2 इज PE, इसका मतलब PE पॉजिटिव मतलब ये स्टैंडर्ड 2, ये ब्लॉक स्टैंडर्ड 2 वाला होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड 2 वाला होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड 2 वाला होना चाहिए, ठीक है। एंड लास्ट इज टेस्ट विच शुड बी FITC पॉजिटिव, यानी देयर इज सम टेस्ट जिसको T कह रहे हैं वह भी FITC होना चाहिए। FITC का मतलब जहां पर ये लाई कर रहा है यहीं पर ये टेस्ट भी होना चाहिए, टेस्ट भी यहीं पर लाई करना चाहिए क्योंकि वो FITC पॉजिटिव है। गिवन बिलो आर द रिजल्ट्स ऑफ फैक्ट्स एक्सपेरिमेंट्स, और अब हमें किसी कंक्लूजन पर पहुंचना है, ठीक है। अब हमें अंदाजा लगाना है कि क्या बात सही है, तो अब लगा सकते हैं आप अंदाजा। क्या अंदाजा लगेगा कि ए वाला क्या है? तो ए वाले में सारे डॉट यहां पर लाई कर रहे हैं, दिस कुड बी T टेस्ट और S1, ए कैन नॉट बी S2, ए कैन नॉट बी S1, yes it could be S1 but it cannot be S1 only, A could be S1 or T both, बिल्कुल सही बात है। B could be S2, B could be S2, C में वापस this could be anything S1 or T, and D should be control which is double negative for both। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आई बात? जो डॉट्स हैं वो कहां लाई कर रहे हैं, उन डॉट्स के बेसिस पर ही तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं इधर हो जाता हूं, आपको नहीं दिख रहा है तो, है ना। तो इस तरीके से डॉट्स के बेसिस पर हम पता कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि इस फर्स्ट ए और डी का सी का पैटर्न तो एग्जैक्टली सेम है, और ए और सी का पैटर्न सेम होने मतलब जो आंसर ए के लिए अप्लाई होगा वही आंसर सी के लिए भी अप्लाई होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। अगर समझ में आया तो आगे बात करते हैं। इस फ्लोरेसेंस एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग और फ्लो साइटोमीटर का इस्तेमाल सेल डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है उसके लिए भी पता किया जा सकता है। उसको समझने के लिए कि लेट्स से ये कोई एक सेल ए है और इसको हमने लेट्स से रेड कलर, कोई परमिएबल डाई है, सेल परमिएबल डाई है, और उसकी वजह से इसको हमने रेड कलर की फ्लोरेसेंस से इसको स्टेन कर लिया। इस तरीके के हमारे पास 100 सेल्स हैं, और इन 100 सेल्स अगर डिवाइड नहीं कर रहे हैं और अगर आप फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी को मेजर करेंगे तो सारे के सारे नंबर ऑफ सेल्स के लिए इधर की तरफ हम टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं इवेंट्स। यू विल फाइंड दैट ऑल 100 डिफरेंट इवेंट्स दे विल शो अ फ्लोरेसेंस दे विल शो अ हाई फ्लोरेसेंस। सो नंबर ऑफ सेल्स है जिसके लिए हम इवेंट्स टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, they show all the 100 cells, they will show a high fluorescence. Okay,
इफ द सेल इज नॉन डिवाइडिंग, क्योंकि सेल अगर डिवाइड नहीं होगा तो फिर फ्लोरोसेंस में किसी तरीके की कमी नहीं आएगी। ऐसा हम पढ़ चुके हैं, आपको पता हो तो, जब हम सेल लीनिएज और फेट मैप की बात करते थे तो हम वहां पर इस चीज को डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। पर अगर यही लेट्स से सेल अगर डिवाइड होता है, ये अगर सेल डिवाइडिंग है, सेल अगर डिवाइड होता है, एक सेल से अगर दो सेल बनते हैं, लेट्स से एक सेल से अगर दो सेल बनते हैं, तो क्या उनके अंदर जितनी फ्लोरोसेंस डाई इस ओरिजिनल सेल में थी उतनी उतनी फ्लोरोसेंस डाई आएगी? नहीं, दोनों के अंदर फ्लोरोसेंस डाई की अमाउंट डाई हो जाएगी। अगर ये वाले स्टेज फर्स्ट राउंड ऑफ डिवीजन वाले सेल्स हैं, इनमें देखें तो जो फ्लोरोसेंस है वो कंपैरेटिवली कम होगा, और अगर इनमें से कुछ सेल और आगे नेक्स्ट राउंड ऑफ डिवीजन में जा चुके हैं तो इसके अंदर फ्लोरोसेंस डाई और भी कम होगी, फ्लोरोसेंस डाई की अमाउंट और भी कम होगी। और इसमें से कुछ सेल और नेक्स्ट राउंड ऑफ डिवीजन में जा चुके हैं तो उसके अंदर फ्लोरोसेंस जो इंटेंसिटी होगी दैट वुड बी फर्दर लेसर। सो जैसे सेल लीनिएज में डिवीजन में आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी डिक्लाइंस। ओके, सो अगर सेल डिवाइडिंग है और उसकी फैक्स प्रोफाइल बनाए तो आपके पास इस तरह की कंडीशंस आएगी, इस तरीके के कुछ इवेंट्स यहां पर, कुछ इवेंट्स यहां पर, कुछ इवेंट्स यहां पर दिखाई दे सकते हैं। इधर की तरफ फ्लोरोसेंस है, इधर की तरफ हम इवेंट्स की बात कर सकते हैं। इवेंट्स से मतलब है नंबर ऑफ सेल्स। अब ये वाले कौन से सेल है? ये वाले अभी भी हो सकता है जो डिवाइड नहीं हुए, जो एक राउंड तक डिवाइड हो चुका है, ये वाला सेल उस वह यहां पर बताएगा। जो इस स्टेज तक सेल आगे जा चुके हैं, इस स्टेज तक आगे जा चुके हैं, वो यहां पर आ रहे होंगे। जो सेल इवन इस स्टेज तक आगे बढ़ चुके हैं उसमें और फ्लोरोसेंस की अमाउंट कम होगी, वो यहां पर बता रहे हैं। सो इस तरीके से you are getting an events at a different fluorescence intensity, it means the cell is dividing। ठीक है, ये बात समझ में आई यहां तक? क्लियर? अगर बात समझ में आई तो चलो इस क्वेश्चन को, इस लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें आप, अगर बात समझ में आई आपको तो। आप पढ़ें एक बार क्वेश्चन को, फिर मैं आगे बात करता हूं। मैं क्वेश्चन आपके लिए एक बार रीड आउट कर लेता हूं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि टी सेल प्रोलिफरेशन को इन विवो कंडीशन में हम एनालाइज कर रहे हैं। फिर कहा गया है कि द सेल्स आर लेबल्ड विथ CFSE, a some kind of fluorescent probe। ओके, तो हम ये मान लें कि कोई सेल है और सेल के अंदर हमने एक टी सेल है और टी सेल को हमने एक CFSE नाम की सेल परमिएंट फ्लोरोसेंट डाई है उससे हमने लेबल कर रखा। फिर कहा गया है CD86 डेफिशिएंट सेल माइस, मींस दिस इज अ म्यूटेंट माइस, जिसमें CD86 म्यूटेंट है, जिसकी वजह से ये माइटोजेनिक स्टिमुलस ऑब्टेन नहीं कर पाएगा। इसके लिए इम्यूनोलॉजी की क्लास, विशाल सर की क्लास वापस आप रिवाइज करें कि CD86 का क्या रोल है। B7 CD86 काफी डिटेल में पढ़े हैं कि CD86 डेफिशिएंट माइस है जिसको माइटोजेनिक सिग्नल मिलने के बाद भी वो डिवाइड नहीं करेंगे, और बाल BC माइस जो कि एक हम कह सकते हैं नॉन म्यूटेंट होमोजाइगस लाइन है, जिसमें जो अगर स्टिमुलस मिला बाहर से माइटोजेनिक स्टिमुलस, तो यहां पर टी सेल यानी इंटरल्यूकिन 2 का सिग्नल मिला या कोई और कोई माइटोजेनिक स्टिमुलस मिला तो वो सेल डिवाइड करेंगे। तो इनमें से आपको ये पता करना है कि बाल BC कौन से हैं और CD86 कौन सा। तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि बाल BC सेल्स बिकॉज दे आर नॉर्मल,
दे विल डिवाइड, एंटीजेनिक स्टिमुलस देने पर दे विल डिवाइड, एंड CD86 डेफिशिएंट सेल दे डू नॉट डिवाइड। पहले तो ये पता होना चाहिए, और अब हमें पता करना चाहिए कि डॉट वाली लाइन नॉन डिवाइडिंग सेल है और सॉलिड लाइन है वह डिवाइडिंग सेल है। तो जो नॉन डिवाइडिंग सेल है उसका एक पीक आएगा, मल्टीपल पीक की बजाय इस तरीके का एक पीक आएगा, और जो डिवाइडिंग सेल्स है उनके इस तरीके से मल्टीपल पीक्स दिखाई देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? सेकंड। ये हो नहीं सकता क्योंकि ये पर रिवर्स पैटर्न है। इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि क्या वापस रिवर्स पैटर्न बता रखा है, इसमें दोनों को ही नॉन डिवाइडिंग बता दिया गया। तो आंसर कौन सा है? ऑप्शन सेकंड। ठीक है, यहां पर इस कंडीशन में बोथ आर डिवाइडिंग, यहां पर बोथ आर नॉन डिवाइडिंग, ये बता रखा है। इस कंडीशन के अंदर डॉट लाइन मतलब CD86 डिवाइडिंग बता रखा है, और बाल BC नॉन डिवाइडिंग बता, जो कि आंसर गलत है। ठीक है, तो आंसर करेक्ट कौन सा है? ऑप्शन सेकंड। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते थे। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस हैं फैक्ट्स के जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया फ्लोरेसेंस एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग? तो काम की बात यह है कि फ्लोरेसेंस सेल फ्लो साइटोमीटर और उसके ऊपर बेस्ड फ्लोरेसेंस एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग एक ऑप्टिकल टेक्निक है जिससे सेल को काउंट कर सकते हैं। रिवीजन की बात कर रहे हैं हम, उसको हम सेल को काउंट कर सकते हैं। सेल की सॉर्टिंग की जा सकती है इसके थ्रू। सेल की स्टेज, सेल सॉर्टिंग किस बेसिस पर की जा सकती है? उसको इस तरह से सेल स्टेज के बेसिस पर की जा सकती है। हम इसमें सेल डिवीजन, नॉन डिवाइडिंग सेल्स, इसके बारे में पता कर सकते हैं, जैसे हमने लास्ट में पढ़ा। हमने यहाँ पर रिसेप्टर लिगेंड इंटरेक्शन का भी एक एग्जाम्पल पढ़ा, उसको स्टडी कर सकते हैं हम इस टेक्निक से। ठीक है, तो ये कुछ एप्लीकेशंस हमने पढ़ी फ्लो साइटोमीटर के बारे में। ठीक है, तो इससे और तो कई सारे फंक्शन होते हैं कि एक पर्टिकुलर तरीके का मिक्सचर ऑफ माइक्रोबियल कॉलोनी में से एक पर्टिकुलर तरीके का पैथोजन है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस तरीके से कई और सारी आप कुल मिलाकर इसमें काउंटिंग और छंटनी, सॉर्टिंग की जाती है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, अगर अब हम डिस्कस करने वाले हैं एक सेकंड टेक्निक के बारे में। ओके, सेकंड ऑप्टिकल टेक्निक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। दैट सेकंड ऑप्टिकल टेक्निक व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज अ सरफेस प्लाज्मोन रेजोनेंस। ओके, तो अब हम वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट पर्टिकुलर टेक्निक। जैसे मैं बता चुका हूं, SPR और सरफेस प्लाज्मोन रेजोनेंस टेक्निक है बेसिकली दैट इज यूटिलाइज्ड mainly for investigation of protein, yeah, more accurately ligand, a molecular interaction that could be between antigen antibody, that molecular interaction would be between enzyme substrate, hormone ligand, multiple molecular interaction could be studied. So surface plasmon resonance is a optical detection technique. Important thing is that it is a label free, means you do not have to use any kind of radioisotope or fluorescent tags. So it is a label free biomolecular interaction technique, and that also in a real time. So real time ka matlab ki you are allowing you can say cell having a receptor and ligand, and you are at the real time you are flowing some kind of antigen and they are binding to an antibody. At the same time you are detecting whether this antibody is interacting with the antigen or not, or whether a receptor is interacting with a ligand or not. So basically it is an optical technique. This technique is label free, means you do not have to use any kind of fluorescence or fluorescence tag, and it is a real time technique for investigation of biomolecular interaction.
इससे पहले भी एक टेक्निक दी गई थी मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस को पता करने के लिए, दैट इज रेफर्ड टू एज डायलिसिस इक्विलिब्रियम, जो हिस्टोरिकल टेक्निक है। पर जो डायलिसिस इक्विलिब्रियम अप्रोच थी वह इतनी ज्यादा सेंसिटिव और एफिशिएंट नहीं थी जितनी ज्यादा सरफेस प्लाज्मोन रेजोनेंस है। सरफेस प्लाज्मोन रेजोनेंस बहुत ही सेंसिटिव अप्रोच है। रिसेप्टर और लिगेंड के बीच में डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू 10⁻8 या 10⁻10, 10⁻8 या 10⁻10 इतना कम भी हो, kd वैल्यू इफ इट इज 10⁻8 और इट इज 10⁻10, इतना लो डिसोसिएशन कांस्टेंट हो तो भी सरफेस प्लाज्मोन रेजोनेंस इस्तेमाल की जा सकती है। So that's why we say that it is a very sensitive approach. अगर बहुत लो एफिनिटी भी हो रिसेप्टर लिगेंड में तो उसको हम एसपीआर अप्रोच से पता कर सकते हैं, सरफेस प्लाज्मोन रेजोनेंस से पता कर सकते हैं। तो बेसिकली इस ऑप्टिकल टेक्निक में हम क्या करेंगे कि वी विल यूज सम काइंड ऑफ लाइट सोर्स, कोई ना कोई लाइट सोर्स लेंगे और लाइट सोर्स को हम किसी एक मेटल शीट के साथ, जैसे मेनली गोल्ड की शीट लेते हैं, उस गोल्ड शीट के साथ टकराते हैं। तो ये मान लें कि गोल्ड शीट है, यहां पर गोल्ड शीट के इस सरफेस के ऊपर, इधर की तरफ सरफेस के ऊपर सारे के सारे एंटीबॉडीज टैग्ड है या रिसेप्टर टैग्ड है, पर हम इधर से लाइट डालते हैं इसके ऊपर, ठीक है, इस तरीके से लाइट डालते हैं और जो लाइट इस मेटेलिक प्लेट के बैक साइड पर जाकर स्ट्राइक करती है, यही लाइट वापस रिफ्लेक्ट होकर ऑब्टेन की जाती है डिटेक्टर से। तो लाइट स्ट्राइक करती है प्रिज्म के थ्रू और किसी एक रिफ्लेक्टेड एंगल से वापस किसी एक थीटा से इस लाइट को डिटेक्टर है वह ऑब्टेन करता है। अब जो रेजोनेंट एंगल होगा, जो वापस हम कह रहे हैं एंगल ऑब्टेन किया गया, वह इस बात पर डिपेंड करेगा कि जो मेटल के दूसरी साइड पर जो भी रिसेप्टर्स है, क्या उन रिसेप्टर के ऊपर कोई लिगेंड बाउंड है या नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं कि ये रेजोनेंट एंगल में थीटा में फर्क क्यों आएगा, उसको समझने के लिए थोड़ा और आगे बात करते हैं। ये जो प्लाज्मोन शब्द है, दिस प्लाज्मोन शब्द, plasmon word is a particle name given for plasma waves. And what are plasma waves? कि जो भी अभी हमने बात की कि ये मेटेलिक प्लेट है, ठीक है, ये मेटेलिक प्लेट है, इस मेटेलिक प्लेट के ऊपर हम स्ट्राइक कराते हैं, इस मेटेलिक प्लेट के ऊपर हम लेजर लाइट को डालते हैं और जैसे ही लेजर लाइट मेटेलिक प्लेट के ऊपर इंसिडेंट की जाती है, the electrons in a metallic plate they absorb these photons, जो लेजर लाइट में फोटॉन्स हैं वह इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स में रेजोनेंस होना शुरू हो जाता है या इलेक्ट्रॉन्स में वाइब्रेशन होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ये गोल्ड फॉइल है ये वाइब्रेट करती है। इसके सरफेस के ऊपर एक वेव प्रोड्यूस होती है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है, दैट इज रेफर्ड टू एज सरफेस प्लाज्मोन रेजोनेंस। और ये फोटोन ऑफ लाइट वापस एक किसी इंसिडेंट एंगल के ऊपर वापस कोई रेजोनेंट एंगल होगा एंड देयर वुड बी सम काइंड ऑफ डिटेक्टर सिस्टम, इस लाइट को वापस वह रिसीव करेगा और इसी गोल्ड फॉइल के ऊपर हम कुछ इस तरीके से रिसेप्टर्स या एंटीबॉडीज टैग करके रखेंगे। अगर ये एंटीबॉडीज या रिसेप्टर के ऊपर कोई लिगेंड बाउंड नहीं है तो रेजोनेंट एंगल कुछ अलग होगा। इनके ऊपर अगर कोई लिगेंड आकर बाइंड हो जाता है तो देयर वुड बी अ चेंज इन रेजोनेंट एंगल, जो रेजोनेंट एंगल है उसमें कुछ चेंज आएगा और इस रेजोनेंट एंगल में क्या चेंज आता है वही बेसिकली मेजर करते हैं हम सरफेस प्लाज्मोन रेजोनेंस में। अभी हम आगे बात करेंगे, हम एक सेंसोग्राम है वो प्रोड्यूस करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि कितना डिविएशन आया, कितना शिफ्ट आया। तो पहली बात कि प्लाज्मोन का मतलब, सरफेस प्लाज्मोन में प्लाज्मोन का मतलब क्या है? प्लाज्मोन इज अ पार्टिकल नेम गिवन फॉर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और ये प्लाज्मोन या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कब होती है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तब प्रोड्यूस होती है जब वी इंसिडेंट अ फोटोन ऑफ लाइट ऑन अ सरफेस ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल। ओके, फोटोन डायरेक्ट करते हैं तो जो कंडक्टिंग मटेरियल उसके सरफेस पर जो वेव प्रोड्यूस होती है उसे सरफेस प्लाज्मोन कहा जाता है। समझने के लिए यहां पर हम इस डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर डियर स्टूडेंट्स ये लाइट सोर्स है, दिस इज लाइट सोर्स। लाइट सोर्स प्रिज्म के थ्रू लाइट यहां पर जाकर टकराती है, ठीक है। जैसे ही लाइट यहां पर जाकर स्ट्राइक करती है तो लाइट इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय, तो लाइट वी कैन से लाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय, लाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय
इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल फिल्म। जैसे ही लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है, रेजोनेंस। तो पहला लाइट आकर मेटल पर स्ट्राइक हुई, मेटल जैसे ही लाइट के ऊपर आकर स्ट्राइक हुई, उस लाइट को या फोटोन को इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किया, इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किया तो इलेक्ट्रॉन में रेजोनेंस होना शुरू हुआ। रेजोनेंस की वजह से सरफेस के ऊपर एक वेव प्रोड्यूस हुई जिसे हम प्लाज्मॉन टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, और सरफेस के ऊपर ये प्लाज्मॉन है इसलिए हम इसे सरफेस प्लाज्मॉन रेजोनेंस कह रहे हैं। बाकी की जो लाइट किसी एक पर्टिकुलर थीटा या एंगल से वापस डिटेक्टर रिसीव कर रहा है, और किस एंगल से रिसीव हो रही है, दिस इज कॉल्ड एज रेजोनेंट एंगल। ठीक है, अब तक हमने यहां पर सरफेस के ऊपर किसी तरीके का लिगेंड नहीं बताया, डायग्राम में इस तरह से लिगेंड भी बता सकते हैं। तो जब रिसेप्टर अलोन बाउंड है, कोई लिगेंड इसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, तब तक रेजोनेंट एंगल अलग होगा। लेकिन अगर जैसे ही कोई दूसरा मॉलिक्यूल यहां पर आकर बाइंड होना शुरू होगा, रेजोनेंट एंगल में चेंजेस आएंगे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? बहुत सिंपल सा है, लाइट को लेजर लाइट को बैकग्राउंड में डाल रहे हैं जिससे ये माइग्रेट होनी शुरू होती है। और क्यों माइग्रेट होती है कि इस मेटेलिक जो कंडक्टिंग सरफेस है, इसके इलेक्ट्रॉन्स इस फोटोन को रिसीव करते हैं, रिसीव करते हुए में इलेक्ट्रॉन्स में रेजोनेंस होना शुरू होता है, जिससे मेटेलिक फिल्म है वो वाइब्रेट करना शुरू करती है। उस वाइब्रेशन होने के बावजूद भी इधर की तरफ डिटेक्टर एक रेजोनेंट एंगल से उसको ऑब्टेन करता है। अब इस वाइब्रेशन लेवल में कितना चेंज आएगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि इस मेटेलिक प्लेट के ऊपर चाहे एंटीबॉडी टैग्ड है चाहे रिसेप्टर टैग्ड है, क्या वह अनबाउंड है और दे आर बाउंड विद सम काइंड ऑफ लिगेंड। ठीक है, इसको हम और आगे समझने की कोशिश करते हैं। So basically surface plasmon resonance waves हैं, they are very sensitive to environment। environment का मतलब इधर की तरफ हम इस तरह से वापस ड्रॉ कर लेते हैं कि ये कुछ रिसेप्टर्स हैं। सरफेस प्लाज्मोन रेजोनेंस में अगर रिसेप्टर अलोन है तो प्लाज्मोन वेव्स कुछ अलग तरीके की होगी, और अगर यहां पर लिगेंड आकर बाइंड होने लग गया इनके ऊपर तो प्लाज्मोन वेव्स में फर्क आएगा। और प्लाज्मोन वेव में फर्क आया या नहीं आया वो पता कैसे कल चलेगा कि रेजोनेंट एंगल में कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली सरफेस प्लाज्मोन जो रेजोनेंस है उसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई एनवायरमेंट में चेंजेस हुआ तो जो रिफ्लेक्टेड बीम है उसके अंदर सेंसिटिविटी लॉस होगा, और जो सेंसिटिविटी लॉस होता है दैट कुड बी रिप्रेजेंटेड हियर इन अ रिफ्लेक्टेड बीम। एक चीज लिख नहीं रही है डियर स्टूडेंट्स, वो मैं थोड़ा हटता हूं, आपको बैकग्राउंड में कुछ टेक्स्ट है वो भी दिखना शुरू हो जाए। जस्ट होल्ड ऑन। सो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो यहां पर थोड़ा बॉटम पर आ गई है कि सरफेस प्लाज्मोन रेजोनेंस दे आर बेस्ड जो डिवाइस होते हैं दे डिटेक्ट अ लोकल चेंजेस। यहां पर जो भी लोकल चेंजेस है उन लोकल चेंजेस को वह डिटेक्ट करते हैं, और जो कुछ भी यहां पर चेंजेस होते हैं उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट कुड बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। दिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज रेफर्ड टू एज सेंसोरग्राम, और सेंसोरग्राम के अंदर बेसिकली एक्स एक्सिस पर हम टाइम को प्लॉट करते हैं कि टाइम के साथ साथ क्या चेंज आया, और वाई एक्सिस पर हम प्लॉट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। वी प्रोड्यूस अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमारे पास कुछ इस तरीके का डिप देखने को मिल सकता है, वापस नॉर्मल इस तरह की कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो जैसे ही कुछ एनवायरनमेंट में चेंज हुआ, एनवायरनमेंट में चेंज होने पर सेंसोरग्राम के अंदर डिप देखने को मिलता है। तो ये देखो रेजोनेंट एंगल है, जैसे ही कुछ एनवायरनमेंट चेंज हुआ तो यहाँ बीच में जो ब्लैक जोन आ रहा है वहां पर सेंसिटिविटी का लॉस हुआ, और जहां सेंसिटिविटी लॉस होगा, सेंसिटिविटी लॉस होने पर यू विल ऑब्जर्व अ डिप। ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हुए हम आगे बात करते हैं। ठीक है, कि अभी के लिए इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि अगर जो मेटेलिक फिल्म है, मेटेलिक फिल्म के ऊपर रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, रिसेप्टर के ऊपर अगर कहीं पर लिगेंड आकर इंटरेक्ट करते हैं और तो प्लाज्मोन रेजोनेंस में चेंजेस आता है।
हमें कैसे पता चलेगा प्लाज्मॉन रेजोनेंस में चेंज आएगा? तो प्लाज्मॉन रेजोनेंस में चेंज आएगा तो पता कैसे पता चलेगा? तो हम जो लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं उससे जो वापस हमारे पास रिफ्लेक्टेड लाइट आ रही है उसके रेजोनेंट एंगल में चेंज आ जाएगा। रेजोनेंट एंगल में चेंज आने का मतलब है कि कुछ सराउंडिंग एनवायरनमेंट में हुआ है। रियल टाइम में इसको स्टडी किया जा सकता है कि एक एक्स एक्सिस पर टाइम को ड्रॉ करें, वाई एक्सिस पर रेजोनेंट एंगल में क्या चेंज आ रहा है उसको हमें डिटेक्ट, या रिफ्रैक्टिव वैल्यू में क्या चेंज आ रहा है उसको स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सेंसोग्राम। टाइम के साथ साथ सराउंडिंग अंदर सिर्फ और सिर्फ आप सपोज मोबाइल फेस को मूव करा रहे हैं, उसमें कोई लिगेंड नहीं है तो कोई डिप नहीं होगा, पर जैसे ही लिगेंड वहां पर आकर रिसेप्टर बाइंड हुआ तो देयर कुड बी सम काइंड ऑफ डिप, तो उससे हम पता कर सकते हैं। ठीक है, सो जैसे ही कोई रिसेप्टर के ऊपर लिगेंड आकर बाइंड होता है, सेंसिटिविटी लॉस होता है। सेंसिटिविटी लॉस होने को यहां पर डार्क बैंड के फॉर्म में यहां पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और उस डार्क बैंड को हम सेंसोग्राम के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसे हमने बात की थी, दिस कुड बी रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ सेंसोग्राम। तो हम कैसे इसको रीड करें, इसके लिए हम देख लेते हैं एक बार कि वैसे भी इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई भी कर लें कि जिस तरीके से इसको ड्रॉ कर सकता है, किया जा सकता है। दिस में बी अ सिनेरियो 1, ये यहां पर कोई रेजोनेंट एंगल है हमारे पास मिल रहा था, यहां पर कोई डिटेक्टर सिस्टम, और इसमें वाइब्रेशंस हो रहे थे जिसकी वजह से सरफेस के ऊपर प्लाज्मॉन वेव्स थी। पर अगर डेफिनेटली इसके ऊपर कुछ लिगेंड आकर बाइंड हो गए तो पहले जितना रेजोनेंस हो रहा था उतना रेजोनेंस अब नहीं होगा, पहले जितना वाइब्रेशन हो रहा था उतना वाइब्रेशन नहीं होगा। वाइब्रेशन नहीं होगा तो देयर वुड बी सम काइंड ऑफ, यू कैन से, लॉस इन सेंसिटिविटी, और लॉस इन सेंसिटिविटी विल बी रिफ्लेक्टेड इन फॉर्म ऑफ डिप इन एसपीआर कर्व। तो ये इस तरीके से हो जाएगा कि जैसे ही कोई लिगेंड आकर बाइंड होता है सरफेस के ऊपर, इसके अंदर डिप आ गया, which represents the sensitivity loss. अब what is the shape of this dip? शेप क्या है, इसकी लोकेशन कहां पर है डिप की, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हुए शेप क्या है, लोकेशन क्या है, दिस बेसिकली गिव्स एन, इट प्रोवाइड या गिव इंफॉर्मेशन, इट गिव्स यू इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटरैक्शन। ठीक है, तो हमारे लिए तो इतना ही काफी है कि अगर किसी तरीके के एनवायरनमेंट में चेंज हुआ, एनवायरनमेंट में चेंज होने का मतलब रिसेप्टर के ऊपर लिगेंड आकर इंटरेक्ट हुआ तो उससे लॉस ऑफ सेंसिटिविटी होगी, और लॉस ऑफ अगर सेंसिटिविटी हुई तो दैट विल रिजल्ट इन डिप इन सेंसोग्राम, और सेंसोग्राम में जो भी डिप आया उसकी शेप क्या है, किस समय पर वो डिप आया, उस बेसिस पर हम मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन के बारे में काफी ज्यादा डिटेल्स हैं वो ऑब्टेन कर सकते हैं। चलो हम थोड़ा और आगे चलते हैं, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं कि लेट्स से कि these are the receptors, okay, and these are the ligand. This is the original scenario, dip यहां पर ऑब्जर्व हो रहा है, क्लियर, जब लिगेंड रिसेप्टर आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे। लेकिन जैसे ही लिगेंड इस जगह पर आकर इंटरेक्ट करे, इन्होंने इंटरेक्ट किया, तो इंटरेक्ट करने पर आप देख रहे हैं यहां पर रेजोनेंट एंगल में चेंज आया है, जो रेजोनेंट एंगल पहले यहां पर कहीं पर मिल रहा था उसमें चेंज आया इंटरेक्ट, और जो टाइमिंग है वह भी शिफ्ट हो गई इधर की तरफ। आप देख रहे हैं रेजोनेंट एंगल में भी चेंज आया, सेंसोग्राम में ये शिफ्ट हो गया इधर से इधर की तरफ। इफ यू कंपेयर दिस, व्हाट यू फाइंड इज, अगर इनको आप कंपेयर करें, अगर मेरे बैकग्राउंड में नहीं दिख रहा है तो मैं एक बार हट जाता हूं ताकि आप देख पाए। आप देखें कि देयर इज चेंज, ये देखें जैसे ही इंटरेक्शन हुआ सेंसोग्राम में आप चेंज को आसान, ये जब तक इंटरेक्शन नहीं हुआ तो इस तरह की कंडीशन थी, डिप यहां पर है, और जैसे ही इंटरेक्शन हुआ यहां से ये चेंज हो गया और देयर इज बीइंग शिफ्ट, हियर यू कैन सी दिस इज व्हाट हैपनिंग ड्यूरिंग द इंटरेक्शन। ओके,
So once there is an interaction, there is some changes in surface plasmon resonance response curve, which is referred to as sensorgram. तो शिफ्ट होते ही मतलब क्या समझ में आना चाहिए कि लिगेंड है वह इंटरेक्ट हुआ, अगर किसी तरीके के एनवायरनमेंट में चेंजेस नहीं होते तो सेंसोग्राम में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलते, ठीक है। सो बेसिकली चेंजेस इन द सरफेस प्लाज्मोन रेजोनेंस एंगल गिव्स यू इंफॉर्मेशन अबाउट द मॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस। यहां तक बात क्लियर हुई। अगर शिफ्ट हुआ है इसका मतलब इंटरैक्शन हुआ, अगर शिफ्ट होता ही नहीं तो कोई इंटरैक्शन देखने को नहीं मिलता। आगे अब इससे आगे हम बात करते हैं, ठीक है। यहां तक बात समझ में, इस पॉइंट को नोट डाउन कर लें आप कि चेंजेस इन द सरफेस प्लाज्मोन रेजोनेंस एंगल गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट मॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस। आगे बात करते हैं, चलो। सरफेस प्लाज्मोन रेजोनेंस से हम काइनेटिक स्टडीज कर यानी टाइम और जो इंटरैक्शंस हो रहे हैं उनको में सरफेस प्लाज्मोन एंगल्स में कितने चेंजेस आ रहे हैं उनके बीच में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर डिसोसिएशन और एसोसिएशन कांस्टेंट के बारे में भी पता कर सकते हैं। लेट्स से अभी इस डायग्राम में मैंने क्या किया, फिल्म को थोड़ा रिवर्स कर लिया है कि इधर से मैं लाइट को इंसिडेंट कर रहा हूं, वापस लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा हूं। अब लाइट इधर से आकर इसके ऊपर फॉल कर रही है और इस साइड में वापस लाइट है वह डिटेक्टर है वो उसको रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज डिटेक्टर ऑन दिस साइड, क्लियर। तो और यहां पर मैं ये मेटेलिक प्लेट के ऊपर सारे के सारे आप देख सकते हैं लिगेंड है या जो भी रिसेप्टर्स हैं वो बाउंड है। अब रिसेप्टर्स इस साइड में बाउंड है और इधर से मैं सॉल्यूशन को फ्लो कराऊंगा, सॉल्यूशन को इस तरीके से फ्लो कराऊंगा और अगर सॉल्यूशन में कोई लिगेंड इंटरेक्ट करता तो वो इसके साथ आकर बाइंड हो जाएगा, ठीक है। और अगर सिर्फ लिगेंड यहां पर आकर इंटरेक्ट हुआ तो डेफिनेटली रेजोनेंट एंगल में, सरफेस प्लाज्मोन रेजोनेंट एंगल में कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो वापस यहां से मैंने लाइट को स्ट्राइक किया, लाइट को स्ट्राइक करने पर इधर की तरफ कोई हम मेरे को एक रेजोनेंट एंगल मिला, डिटेक्टर उसको डिटेक्ट कर रहा है। लाइट स्ट्राइक करने पर इसकी सरफेस मेटेलिक जो सरफेस है, मेटेलिक सरफेस के ऊपर हमें देखा जाए तो सरफेस प्लाज्मोन वेव्स जनरेट हो रही है और इधर से हम फ्लो कर रहे हैं और उस फ्लो के अंदर क्या है, लिगेंड मॉलिक्यूल्स भी है। सो इनिशियली हम धीरे धीरे जो भी लिगेंड है उसकी कंसंट्रेशन को रेज करते हैं, तब तक रेज करते रहते हैं जब तक कि मैक्सिमम रेजोनेंट एंगल में चेंजेस ना आ जाए। मैक्सिमम रेजोनेंट एंगल में चेंजेस आने का मतलब है ऑलमोस्ट जितना पॉसिबल हो उतने रिसेप्टर्स ऑक्यूपाइड हो गए हैं, यानी जो बाइंडिंग उससे बाइंडिंग कोएफिशिएंट की वैल्यू निकाल सकते हैं और उसके बाद वापस हम मोबाइल फेज फ्लो करना शुरू करते हैं विच इज विदाउट द लिगेंड। तो धीरे धीरे लिगेंड है वो डिसोशिएट होना शुरू होते हैं और लिगेंड डिसोशिएशन कितने समय में होता है उस बेसिस पर हम डिसोशिएशन कांस्टेंट की वैल्यू को पता कर सकते हैं। इसको समझने के लिए हम वापस इसको यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। इसको वापस इधर की तरफ देख लेते हैं कि लेट्स से यहां दिस इज द मेटेलिक फिल्म, ये एक मेटेलिक फिल्म है। मेटेलिक फिल्म के ऊपर हमने रिसेप्टर को बाउंड करा रखा है, इधर की तरफ हम लेजर लाइट है वह डाल रहे हैं। ये वापस कुछ एक रेजोनेंट एंगल से हमें लाइट है वो डिटेक्टर तक पहुंच रही है और इस बार हम टाइम के साथ साथ सरफेस प्लाज्मोन रेजोनेंस के डिप में कोई चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है उसको डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। पहले हमने लो एफिनिटी लिगेंड को फ्लो कराया, ऊपर से हम किसको फ्लो करा रहे हैं, वी आर फ्लोइंग अ लो एफिनिटी लिगेंड। लो एफिनिटी लिगेंड्स को हमने फ्लो कराया, देख रहे हैं एसपीआर रिस्पॉन्स, जो भी हमारे पास वो डिप वाला डायग्राम था आपको याद हो तो वो इस तरीके का डिप वाला डायग्राम था, उसके अंदर किसी तरीके का शिफ्ट नहीं हुआ। शिफ्ट हुआ तो हम यहां पर ड्रॉ कर लेंगे पर किसी तरीके का शिफ्ट देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब इनमें लो एफिनिटी जो लिगेंड्स हैं, ऐसे लिगेंड्स जिनकी रिसेप्टर के लिए या रिसेप्टर्स जिनकी लिगेंड्स के लिए एफिनिटी नहीं है वो बाइंड नहीं हो रहे हैं और बाइंड नहीं हो रहे हैं तो वहां पर किसी तरीके का रिस्पॉन्स कर्व में चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इनिशियली हम क्या फ्लो कर रहे हैं, लो एफिनिटी लिगेंड्स को। फिर हम क्या कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, अब हम हाई एफिनिटी लिगेंड्स को फ्लो करना हमने शुरू किया।
हाई एफिनिटी लिगेंड्स को इस तरीके से फ्लो कर रहे हैं और हाई एफिनिटी लिगेंड्स के अंदर इनिशियली लो कंसंट्रेशन में, ग्रेजुअली हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते जाएंगे, लो कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन को हम बढ़ाते जाएंगे। जब तक लो कंसंट्रेशन में हो सकता है अभी तक भी कहीं पर लिगेंड है वो बाइंड नहीं हुआ है, और जब तक लिगेंड बाइंड नहीं होगा एसपीआर रिस्पॉन्स कर्व में अभी भी कोई चेंज नहीं आया। लेकिन डेफिनेटली एक स्टेज ऐसी जरूर आएगी जब ये लिगेंड रिसेप्टर के साथ बाइंड होना शुरू होंगे। एक कंसंट्रेशन के बाद डेफिनेटली दे विल स्टार्ट बाइंडिंग। जैसे ही वो यहां पर आकर बाइंड होना शुरू होंगे, हमें यहां पर रिस्पॉन्स कर्व में सिग्नल, यानी जैसा हमने पढ़ा इसके अंदर चेंजेस देखने को मिलना शुरू हो जाएंगे। डिफ के अंदर यू विल स्टार्ट गेटिंग चेंजेस, इस तरीके से आपके पास शिफ्ट देखने को मिलना शुरू होगा। और शिफ्ट मिलना शुरू हुआ इसका मतलब नाउ द लिगेंड दे आर बाइंडिंग टू द रिसेप्टर। जैसे जैसे रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होते जाएंगे, जैसे जैसे रिसेप्टर्स यहां पर और बाइंड होते जाएंगे, कंसंट्रेशन को बढ़ाओ रिसेप्टर यहां पर और बाइंड होंगे, और जैसे रिसेप्टर यहां पर बाइंड होंगे इसके अंदर अब एक वैल्यू बढ़ जाएगी और एक स्टेज के बाद इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इक्विलिब्रियम क्यों आ जाएगा? क्योंकि अब अगर यहां पर कहीं पर बाइंड हो रहा है तब तक किसी और जगह से वापस ये हट जाएगा। अगर इस जगह पर कहीं पर बाइंड हो रहा है तो इस जगह से डिसोशिएट हो जाएगा, क्योंकि हर ऑल मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस दे आर रिवर्सिबल इन नेचर। यहां पर बाइंड हुआ क्योंकि कोई कोवलेंट बॉन्ड तो बन ही नहीं रहा है, हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ चुके हैं मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस एंड मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस दे आर रिवर्सिबल इन नेचर। कहीं ना कहीं पर इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इक्विलिब्रियम आया, यहां तक की इंफॉर्मेशन से हम क्या पता कर लेंगे? कि ए को पता कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन में से वापस लिगेंड की कंसंट्रेशन हटाना शुरू करेंगे और कंसंट्रेशन हटाते ही वापस चेंजेस इस तरीके से होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ये चेंज होना शुरू होगा इससे हमें क्या पता चलना शुरू हो जाएगा? के डी के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट के बारे में पता चलना शुरू हो जाएगा। तो इनिशियली हम कंसंट्रेशन लिगेंड की बढ़ाते हैं, तब तक बढ़ाते रहते हैं जब तक कि यहां पर प्लेट्यू फेज ना आ जाए, टाइम के साथ और चेंज होना बंद ना हो जाए। इससे हमें पता चलेगा एफ के ए के बारे में, बाइंडिंग कांस्टेंट के बारे में। उसके बाद वापस हम कंसंट्रेशन को कम करते हैं और फ्री जो सॉल्वेंट है उसको फ्लो कराते हैं, जिससे वापस सिग्नल है वो रिड्यूस होना शुरू होता है। और सिग्नल रिड्यूस होने पर वापस मतलब ये शिफ्ट इधर की तरफ होना शुरू होता है। उससे हम क्या पता कर सकते हैं? डिसोसिएशन कांस्टेंट के बारे में। जो हमने बातें कही उसको यहां पर समझा। देखो ये बाइंड होता रहा है, बाइंड होने के बाद एक स्टेज ऐसी आएगी कि कांस्टेंट हो गया और उसके बाद वापस डिक्लाइन होना शुरू हुआ। सो वापस को अगर आप देखें तो क्या हुआ? इनिशियली आपके पास स्टैटिक फेज आई और फिर धीरे धीरे लिगेंड्स हैं वो हट गए। अगर आप देखना चाहें इसको एक बार वापस, तो आप, मैं वापस एक बार दिखा देता हूं। इफ यू वांट टू सी इट अगेन, व्हाट इज हैपनिंग इज दैट कि इनिशियली आप देख रहे हैं कुछ जगहों पर बाइंड हो रहा है तो कुछ जगहों से डिसोशिएट हो रहा है, कुछ जगहों पर बाइंड हो रहा है तो कुछ जगहों से फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? धीरे धीरे सॉल्यूशन को फ्लो करते हैं जिसमें लिगेंड नहीं है और लिगेंड फ्लो नहीं है, तो धीरे धीरे ये वापस डिक्लाइन होना शुरू होगा, क्योंकि अब जब फ्री सॉल्यूशन को पास करेंगे तो लिगेंड यहां से हटते जाएंगे। यहां से हमें पता चल जाएगा के ए, यहां से हमें पता चल जाएगा के डी। इसको थोड़ा और जूम करते हैं तो हमारे पास इस तरीके की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, तो वापस देख लें, दिस इज के ए, यहां से हमें क्या पता चल रहा है? के डी। और हमारे पास यहां से क्या मिल रहा है? टाइम रिस्पॉन्स, टाइम रिजॉल्व एसपीआर रिस्पॉन्स कर्व, जिसे हम के ए के बारे में पता कर सकते हैं और के डी के बारे में पता कर सकते हैं। चलो आगे बात करते हैं। सो एसपीआर में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो पहली बात, मतलब हमारे कोई पूरा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सरफेस प्लाज्मो रेजोनेंस तो आने से रहा। जो ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो पहला जो बात इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट डाउन है कि ये एक लेबल फ्री ऑप्टिकल टेक्निक है मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन को पता करने के लिए। ये बहुत सेंसिटिव अप्रोच है। के डी की वैल्यू इवन 10⁻⁸ है या 10⁻10 है, इतनी कम है तो भी, यानी बहुत कम मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस होते हैं तो भी उन्हें पता किया जा सकता है। अब ये इंटरेक्शंस में चाहे हाइड्रोफोबिक हो, वॉन्डर वॉल हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक, किसी भी तरीके की इंटरेक्शंस हो, उनको दैट इज ऑल नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस कैन बी एनालाइज्ड। ये भी इंपॉर्टेंट बात है।
So it is based upon, इसका प्रिंसिपल क्या है कि it is based upon the surface plasmon waves which are generated from a metallic plate. Why they are generated in metallic plate? Because we strike some photon of light from the back side, जिसकी वजह से जो कंडक्टिंग सरफेस है उसके इलेक्ट्रॉन रेजोनेट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन रेजोनेट करने से सरफेस प्लाज्मॉन वेव्स प्रोड्यूस होती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है रेजोनेंट एंगल। और अगर मेटालिक फ्रंट सरफेस पर अगर एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंजेस होते हैं तो रेजोनेंट एंगल में चेंजेस आते हैं, उनको हम डिटेक्ट कर लेते हैं। तो दिस इज अबाउट द सरफेस प्लाज्मॉन रेजोनेंस। ओके, अगर ये बात समझ में आई तो इस क्वेश्चन, एक बार ही क्वेश्चन आया है एसपीआर से रिलेटेड, तो इसको अपना दिमाग लगाकर सॉल्व करने की कोशिश करो। Question is, which one of the following can be analyzed using surface plasmon resonance method? इस टेक्निक का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? रेडियो लेवल डीएनए प्रोब्स को पता करने के लिए? नहीं। प्रोटीन स्ट्रक्चर के लिए? नहीं। ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन? नहीं। बेसिकली इट इज टेक्निक फॉर लेवल फ्री बायोमोलिकुलर इंटरेक्शंस। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं? यहां तक बात समझ में आई कि सरफेस प्लाज्मन रेजोनेंस से सिर्फ एक ही तरीके का क्वेश्चन आया। अगर यहां तक डियर स्टूडेंट्स बात समझ में आई तो वापस हमने आज 2 टेक्निक्स पढ़ी है, दोनों इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट पार्ट बी के लिए क्वेश्चन, स्पेशली जो फ्लो साइटोमीटर और फैक्ट्स है, उससे पार्ट सी के लिए क्वेश्चन बन सकता है, और एसपीआर सरफेस प्लाज्मन रेजोनेंस से पार्ट बी के लिए कोई स्टेटमेंट, कोई क्वेश्चन बन सकता है, या पार्ट सी में कोई स्टेटमेंट वाला चीज आ सकती है विच इज रिलेटेड विद एन एसपीआर। ठीक है, सो थैंक यू, पढ़ते रहिए, है ना? पढ़ाई बंद नहीं होनी चाहिए, कंटिन्यूसली पढ़ाई चालू रहनी चाहिए। थैंक यू।